Okay, good morning everyone. I know you guys are doing absolutely fine. Let's continue our discussion. अभी तक हमने फर्स्ट दो लेक्चर्स में थोड़ा सा ऑडिट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एंड इन द लास्ट लेक्चर स्पेसिफिकली हम 705 का डिस्कशन स्टार्ट किए थे. फटाफट से 2 मिनट में पहले 705 में क्या डिस्कस किया है रिवाइज करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. 705 टॉक्स अबाउट मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज what all modifications we can give. So there are three options under modification. It can be either a qualified opinion, या फिर एडवर्स आ सकता है, या फिर डिस्क्लेमर आ सकता है. हमारे पास मॉडिफिकेशन में तीन ऑप्शन होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर. नाउ बिफोर वी डिसाइड कौन सा मॉडिफिकेशन कब अप्रोप्रिएट होगा, उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है नॉर्मली मॉडिफिकेशन ही कब आता है. तो सर 705 बोलता है देयर आर टू सर्कमस्टेंसेस जब आपने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए. व्हाट आर दोस टू सर्कमस्टेंसेस? पहला चीज, अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलता है एंड वो कंक्लूड करता है दैट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. लैंग्वेज ऐसा है, व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स ऑन द बेसिस ऑफ sufficient and appropriate audit evidences that financial statements are not free from material misstatement. Language ये है, financial statements are not free from material misstatements. Indirectly इसका मतलब क्या है? There are material misstatements. मतलब सर modification दो circumstances में आ सकता है. नंबर 1, जब ऑडिटर को लगता है financial statements are not free from material misstatements, मतलब he has detected or आइडेंटिफाइड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. अब कल भी आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, याद है क्या? मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है? जो मेरा एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है, मतलब जैसा एज पर एएस और इंडेस अकाउंटिंग होना चाहिए मैं वैसा नहीं करता हूं. जैसा डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए मैं वैसा डिस्क्लोजर नहीं देता हूं. कैन आई से दिस इज अ मिसस्टेटमेंट? दिस इज कॉल्ड एज अ मिसस्टेटमेंट. मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ मैं वैसा नहीं करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट. ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब होगा? ये प्योरली ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? ऑडिटर के जजमेंट पे. ये हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में. एक स्टैंडर्ड आएगा SA 320. इसके अंदर व्हाट इज 320? मटीरियलिटी. जहां पर मटीरियलिटी को डिफाइन किया जाएगा. कैसे है डिसाइड करते हैं कि किस अमाउंट के ऊपर चीजें हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगी एंड किस अमाउंट के नीचे चीजें कम सिग्निफिकेंट रहेगी या इनसिग्निफिकेंट वर्ड भी हो सकता है. मतलब बॉटम लाइन, अगर आपने कल नोटबुक में लिखा होगा, नॉर्मली दो सर्कमस्टेंसेस में मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए. नंबर 1, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. अब देखो, अब मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, एग्जाम में अगर पूछता है मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन, कैन आई राइट लाइक दिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. कैन आई राइट लाइक दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड? देखो लिख सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड को डिफाइन करते वक्त एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया है. अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप डायरेक्टली ये बोलो देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके बजाय आप बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. दो लॉजिक है इसके पीछे. कैसा होता है? क्योंकि जब गलती भी आप देखते हो ना, मिसस्टेटमेंट्स दे कैन बी मटीरियल ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड, एंड द point is your opinion is on entire financial statement, so my conclusion should also talk about entire financial statement. ऐसा नहीं बोलना चाहिए गलती है, ऐसा बोलना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट. ट्राई करना चाहिए जितना हम स्टैंडर्ड का लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें उतना बेटर रहेगा. आई एम नॉट सेइंग वर्ड बाय वर्ड आपको याद करने का जरूरत है, बट जहां जहां आप ये लैंग्वेज मल्टीपल टाइम सुन ही रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, एक आध बार आप क्लास में लिख रहे हैं, एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, थोड़ा उस लैंग्वेज को अडेप्ट करने का ट्राई कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा. बिकॉज अननेसेसरीली सिर्फ लैंग्वेज की वजह से लूजिंग द मार्क्स विल नॉट बी गुड. यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? देखो
फाइनल का सिलेबस इतना वास्ट है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, मतलब वहां पर ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ ही सकता है जो शायद आप आसानी से वहां पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड नॉट ट्राई टू लूज मार्क्स इन अ जनरल क्वेश्चन जहां पर आपका लैंग्वेज की वजह से मार्क्स चले जाए. थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. तो नंबर 1, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा. दूसरा सर्कमस्टेंसेस और ट्रिकी है. देखो क्या लिखा है, जहां बोला है auditor is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences. यहां ऑडिटर को sufficient and appropriate audit evidences ही नहीं मिल रहे हैं कि वो कंक्लूड कर पाए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट. मतलब पहले में मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले, मैं कंक्लूड कर रहा हूं दे आर नॉट फ्री. सेकंड वाले में मैं बोल रहा हूं मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला कि मैं कंक्लूड कर पाऊं दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब फर्स्ट में यू हैव डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, सेकंड में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. वर्ड याद रखना, क्या वर्ड है? पॉसिबल. मतलब आपके हिसाब से गलतियां हो सकती है. ऑब्वियसली दोनों केस में वो गलतियां मटीरियल होगी, इसीलिए आप 705 में हो. अगर वो गलतियां मटीरियल नहीं होगी तो आप 705 में नहीं आएंगे. क्या आपको दोनों सर्कमस्टेंसेस समझ में आए क्या? 1 मिनट स्पेंड कीजिए. टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस का लिस्ट दिया है, पढ़िए. दूसरा, किन सर्कमस्टेंसेस में मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, वो दोनों पॉइंट लिखवा के दिया है. एक बार रीड कीजिए, फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, पढ़ा आपने? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. कुछ ऐसा टेबल आपको इंटरमीडिएट से याद आ रहा होगा. यू रिमेंबर सच अ टेबल? आई एम श्योर इंटरमीडिएट में बच्चा टेबल को समझने का ट्राई करता था, थोड़ा बहुत समझता होगा. ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं समझेगा, बट अल्टीमेटली तो पता ही था कि जिधर परवेजिव है उधर क्वालिफाइड नहीं होगा, जिधर परवेजिव है उधर क्वालिफाइड नहीं होगा. दैट वाज द इजीएस्ट वे इन द एंड टू गिव अप, अगर आप अल्टीमेटली नहीं समझ पा रहे हो तो. आई एम श्योर एट अ फाइनल लेवल जब आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपको बेटर समझ में आएगा. तो देखो ये क्या बोलता है, ये टेबल आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा कौन सा मॉडिफिकेशन कब देना चाहिए. एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, नॉट दिस डिस्क्लेमर, मेरे साइड से. ये टेबल को समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहां प्योरली आपका जजमेंट है. रिमेंबर, मतलब आपको हर वर्ड बता दूंगा, 2-3 एग्जांपल्स भी दे दूंगा, बट रिमेंबर दिस इज प्योरली ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपने जजमेंट फॉर्म नहीं किया होगा अभी तक. मतलब यू हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 2 ईयर, मे बी इन सर्टेन केसेस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा. बट जेन्युइनली जब तक आप बहुत सारे क्लाइंट्स के नंबर्स, बहुत सारे ऑडिट एंगेजमेंट्स खुद से फुलफिल नहीं कर लेते हैं, एक्चुअली प्रोफेशनल जजमेंट फॉर्म करना आसान नहीं होता है. इट विल साउंड वेरी सिंपल, गलती है मिल जाएगा खत्म हो जाएगा. नहीं, जजमेंट फॉर्म करने के लिए काफी टाइम लगता है, बिकॉज आपको यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ता है. आई हैव टू थिंक इस चीज का इंपैक्ट मेरे यूजर पे कितना सिग्निफिकेंट आएगा, तब जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा भाई मॉडिफिकेशन अगर आएगा भी तो कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा. इट्स नॉट अ इजी जॉब टू मेक अ डिसीजन कि 3 बॉक्स टिक हो गया है क्वालिफाइड दे दो, 2 बॉक्स टिक हो गया है एडवर्स दे दो. ऐसा नहीं होता है. थियोरेटिकल मतलब समझाऊंगा, बट अल्टीमेटली जजमेंट को एक्सरसाइज करना काफी सब्जेक्टिव होगा. रिमेंबर द वर्ड जजमेंट इटसेल्फ इज सब्जेक्टिव, सो इट इज गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. अभी के लिए 2 चीजें हैं, 2 फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सा मॉडिफिकेशन कब अप्रोप्रिएट होगा. क्या क्या 2 फैक्टर्स हैं? नंबर 1, पहली बात, मॉडिफिकेशन क्यों आ रहा है. सो सर मॉडिफिकेशन आने के 2 सर्कमस्टेंसेस थे, या तो गलती मिली होगी या सर एविडेंस नहीं मिला और लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट. तो मैं 2 ही वर्ड यूज करूंगा, यू डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट और देयर कैन बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स. दोनों केस में मिसस्टेटमेंट्स क्या मटीरियल है, दोनों केस में मिसस्टेटमेंट्स क्या है मटीरियल. अगर मटीरियल नहीं होंगे तो 705 में आप एंटर ही नहीं करोगे. असम्पशन है दोनों केस में गलतियां क्या है मटीरियल है. या तो गलती मुझे मिल गई ऑडिट के दौरान, या मुझे एविडेंस ही नहीं मिला और लगता है गलतियां जो हो सकती है वो मटीरियल होगी. तो सर सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, मतलब देयर आर 2 मैटर्स. या तो मेरे हिसाब से मटेरियल में स्टेटमेंट्स मिल चुके हैं, या मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे लगता है देयर कैन बी
पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्या लगता है? देयर कैन बी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। आपने टेबल बनाया होगा, टेबल में नेचर ऑफ मैटर के नीचे दोनों मैटर्स लिखे होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाएगा या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है देयर कैन बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। ए एंड बी समझा क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जब मुझे गलती मिलती है या जब मुझे लगता है कि गलती हो सकती है, मुझे उस गलती को इवैल्यूएट करना चाहिए। तो उसके लिए एक वर्ड दिया है, हैव यू हर्ड द वर्ड परवेसिव। अब ये वर्ड परवेसिव क्या है, उससे पूरा का पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग बदलने वाला है। लेट्स स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंड द वर्ड परवेसिव एक बार के लिए। देखो, इस वर्ड के लिए हमेशा नॉर्मली ऐसे प्रॉपर डेफिनेशंस जो रहेंगे एक नोट्स के फॉर्म में रहेंगे, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव। अब देखो, आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, आई विल गिव यू 2 मिनट्स फर्स्ट। तुम्हारे सामने डेफिनेशन है, पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। यहां से पढ़ना शुरू करो, डेफिनेशन यहां खत्म हो जाता है। रीड दिस डेफिनेशन, लेट्स सी कितना याद है। याद है क्या? देखो क्या बोलता है, एक बार रिपीट करता हूं मैं ढंग से अच्छे से। 3 कंडीशंस दी है, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ध्यान रखना नॉट ऑल 3, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है ऑडिटर के जजमेंट में, तो वो बोलेगा ये गलती परवेसिव है। पहली बात तो ये, परवेसिव वर्ड का इन जनरल मतलब क्या होता है फॉर अ लेमैन? परवेसिव मतलब समथिंग विच स्प्रेड्स। That means it will not have a effect on one area, it will have an effect on multiple areas. Generally pervasive word का मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, ऑडिट में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर ध्यान रखना, परवेसिव वर्ड प्योरली बनाया है मिस स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए बनाया है? मिस स्टेटमेंट। तो जब मुझे गलती मिल जाए या मुझे लगता है गलती हो सकती है, उसे जब मैं इवैल्यूएट करता हूं तो मैं परवेसिव वर्ड के बारे में सोचूंगा। लाइन पढ़ना मेरे साथ में। सर, इट इज अ टर्म यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। मतलब जब आप मिस स्टेटमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ही परवेसिव के बारे में सोचना, अदरवाइज परवेसिव का इतना कोई रेलेवेंस नहीं है। सर, आप क्या डिस्क्राइब करना चाहते हो? मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं इफेक्ट। किसका इफेक्ट आएगा? जो गलती मिली है उसका इफेक्ट। किसके ऊपर आएगा इफेक्ट? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब या तो मुझे गलती मिली होगी, उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे परवेसिव है कि नहीं है ये पता करना है। या फिर कैन यू सी ए वर्ड पॉसिबल इफेक्ट। पॉसिबल इफेक्ट कब होगा? जब मुझे गलती नहीं मिली है पर मेरे हिसाब से गलती हो सकती है। तो कैन वी से परवेसिव प्योरली यूज करूंगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। या तो मुझे गलती मिली होगी या मेरे हिसाब से गलती हो सकती है। इसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। वो कब परवेसिव होगा? इसके लिए 3 कंडीशंस दी है। वापस से पढ़िएगा फर्स्ट सेंटेंस। इट इज अ टर्म यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब क्या इफेक्ट है या क्या पॉसिबल इफेक्ट है। किसका? मिसस्टेटमेंट का या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट का। किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतना बात समझ में आया है क्या? ये आगे का लाइन क्या, एक बार चेक कीजिए। इतना लाइन पूरा आपको पढ़ाया है मैंने, यहां से लेकर के यहां तक। इसके आगे क्या है देखो, इफ एनी दैट आर अनडिटेक्टेड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट। ये पूरा सेंटेंस पता है किसके लिए है? पॉसिबल इफेक्ट के लिए। क्योंकि पॉसिबल इफेक्ट में आप क्या ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। देखो, नॉर्मली ऐसे लैंग्वेजेस में कंफ्यूजन होना बहुत ज्यादा कॉमन है, इसीलिए एक बार समझने का, बराबर समझने का याद नहीं कर रहे हैं, अगली बार पता होना चाहिए इफ दे आर यूजिंग दिस सेंटेंस उसका रेलेवेंस क्या है। बस सिंपल चीज। परवेसिव
यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। या तो वो गलती मुझे मिल चुकी होगी या मेरे हिसाब से हो सकती है। गलती मिल गई तो उसका इफेक्ट, और लगता है गलती हो सकती है तो वर्ड आएगा पॉसिबल इफेक्ट। किसके ऊपर आएगा इसका इफेक्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब सर अल्टीमेटली परवेजिव होगा कब, ये तो समझ में आया, परवेजिव यूज कब करना है। बट व्हेन विल आई से द इफेक्ट इज परवेजिव, व्हेन विल आई से द पॉसिबल इफेक्ट इज परवेजिव? इसके लिए देखो, परवेजिव इफेक्ट्स आर दोज जब ऑडिटर के जजमेंट में 1, 2, 3 तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है। पहले आपको पूरा डेफिनेशन समझाता हूं, फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। पहला चीज क्या बोलता है? अगर मुझे लगता है कोई गलती या जो पॉसिबल गलती है उसका इफेक्ट जो है या पॉसिबल इफेक्ट जो है इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया। मतलब सर ये गलती ना एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं है, इस गलती का इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको याद है फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक कैटेगरी ऑफ फ्रॉड था, उसको बोलते थे मैनेजमेंट कैटेगरी फ्रॉड, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जब इंसान मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करेगा, सिर्फ एक ही एरिया में मैनिपुलेशन थोड़ी करेगा। ऑब्वियसली अगर एक एरिया में करेगा तो इमीडिएटली रेशियो से पता चल जाएगा डिफरेंस है। मतलब मैनिपुलेशन करने के लिए अगर आप रेवेन्यू भी बढ़ाओगे तो खर्चा भी बढ़ाओगे, प्रोपोर्शनेटली हर चीज में बदलाव लेकर के आएंगे। सो मैनिपुलेशन विल नॉट बी इन ओनली वन एरिया, इट विल बी इन मल्टीपल एरियाज। तो सर क्वेश्चन ये बनता है, क्या गलती का इफेक्ट एक एरिया पे आने के बजाय मल्टीपल एरियाज पे है क्या? अगर हां तो शायद मैं उसे परवेजिव बोल सकता हूं। देखो क्या बोलता है, इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस और एलिमेंट। नॉट कन्फाइंड मतलब क्या है? इट इज इफेक्टिंग मल्टीपल एरियाज। मतलब क्या है? पहले केस में गलती का इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे आने वाला है। अगर ऐसा लगता है तो ये गलती क्या कहलाएगी? परवेजिव कहलाएगी। क्या नंबर 1 समझ में आया क्या? इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? थोड़ा सा अलग लिखा है, देखो। इफ सो कन्फाइंड, इसका मतलब क्या है? पहले वाले में बोला गलती का इफेक्ट मल्टीपल एरियाज में आएगा, इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया। दूसरे में बोलता है अज्यूम कर लो गलती का इफेक्ट इज ऑन वन एरिया। इफ सो कन्फाइंड का मतलब है द इफेक्ट इज ऑन वन एरिया, तो भी परवेजिव हो सकता है। पहले में क्या बोला? इफेक्ट कैन बी ऑन मल्टीपल एरियाज, परवेजिव। दूसरे में बोल रहा है इफेक्ट विल बी ओनली ऑन लेट्स से वन एरिया, बट दैट वन एरिया can represent a substantial part of entity's financial statement। मतलब सर एक ही एरिया में गलती है, पर अगर मैं बैलेंस शीट निकालूं वो सबसे सिग्निफिकेंट एरिया है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर 70-80% पोर्शन जो एक आइटम रहेगा। एग्जांपल सोचो, बैंकिंग कंपनीज एडवांसेस। बैंकिंग कंपनी में डिपॉजिट्स और एडवांसेस दो ही तो मेजर नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूं एडवांसेस के अंदर गलतियां हैं तो कैन आई से इट रिप्रेजेंट्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ माय एंटायर बैलेंस शीट। मतलब हो सकता है इट इज इंपैक्टिंग ओनली वन एरिया, बट दैट वन एरिया कैन रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो भी ये गलती क्या कहलाएगी? परवेसिव। मतलब दो कंडीशन है सर, या तो इफेक्टिव मल्टीपल एरियाज पे है परवेसिव, या इफेक्ट एक ही एरिया पे है बट वो एक ही एरिया भी बहुत सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। डिसीजन किस बेसिस पे है? जजमेंट के बेसिस पे। अल्टीमेटली ध्यान रखना, ये ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि भाई फर्स्ट कैटेगरी की वजह से परवेसिव है या सेकंड कैटेगरी की वजह से परवेसिव है। 1 and 2 समझ में आया क्या? थर्ड पॉइंट ना डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग है। 1 and 2 इज अबाउट अ मिसस्टेटमेंट इन अकाउंटिंग, मिसस्टेटमेंट इन क्लासिफिकेशन। पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट डिस्क्लोजर। देखो क्या बोलता है, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आपने कुछ ऐसी गलती की है विच इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल, हैव यू हर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज? हम हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में ही कोई डिस्क्लोजर नहीं करते हैं, या डिस्क्लोजर करते हैं और जानबूझ के गलत डिस्क्लोजर करते हैं, तो सर ये एक चीज बहुत सिग्निफिकेंटली गलत हो जाएगी। बिकॉज उसको पढ़े बिना हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ ही नहीं सकते यार। नोट्स टू अकाउंट्स का जो मेरा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है। उधर ही अगर कुछ डिस्क्लोजर में गलती किया है तो शायद यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा। दिस विल बी ए वेरी सीरियस मिस्टेक, इसीलिए उसको क्या बोल दिया जाएगा? परवेसिव बोल दिया जाएगा। क्या मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव क्लियर है क्या? नोटबुक में जाइए, एक डेफिनेशन लिखिए। आई थिंक नोट नंबर 2 आएगा तुम्हारे लिए। राइट डाउन नोट नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव। थैंक यू सर। डेफिनेशन ऑफ परवेसिव डैश करके लिखो। इट इज अ टर्म
used in the context of, it is a term used in the context of misstatements. It is a term used in the context of misstatements, comma, to describe the effects or possible effects, to describe the effects or possible effects of misstatements, to describe the effects or possible effects of misstatements on the financial statements, to describe the effects or possible effects of misstatements on the financial statements. ढंग से पढ़ो. It is a term used in the context of misstatement. क्या डिस्क्राइब करना है कि भाई क्या इफेक्ट है या पॉसिबल. मैंने मर्ज कर दिया दोनों को, दोनों अलग अलग सेंटेंस लिखने के बजाय आई हैव मर्ज्ड टू, कि इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट किसका, मिसस्टेटमेंट का, किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. ये डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज करते हैं परवेसिव. क्लियर है? फुल स्टॉप कंटिन्यू करना, डेफिनेशन कंटिन्यू करना. परवेसिव इफेक्ट्स on financial statements, pervasive effects on financial statements are those that in auditor's judgment falls under any of the following category. That in auditor's judgment falls under any of the following category. Falls under any of the following category. 3 सिचुएशंस रहेगी. इसमें से किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे लगता है इफेक्ट आ रहा है या पॉसिबल इफेक्ट आ रहा है तो मैं परवेसिव बोलूंगा. राइट डाउन नंबर ए. If the effect or possible effect, number A, if the effect or possible effect is not confined, if the effect or possible effect is not confined to a specific, account balance or item of financial statement, to a specific account balance or item of financial statement. मतलब सर इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड, मतलब इट इज इफेक्टिंग मल्टीपल एरियाज. इस पॉइंट नंबर ए क्लियर टू यू? नंबर बी, इफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट, नंबर बी, if the effect or possible effect is confined, if the effect or possible effect is confined to a specific account balance, but that represents, to a specific account balance, but that represents or could represent, but that represents or could represent a substantial portion of financial statements. Represents or could represent a substantial portion of financial statements. इस केस में देखो क्या हो रहा है. इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट इज कन्फाइंड टू वन एरिया, बट वो वन एरिया भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. आपको समझेगा ये परवेसिव की वजह से जो मेरा ऑडिट ओपिनियन का लैंग्वेज बदलेगा ना, अभी इसके बाद इमीडिएटली वही डिस्कशन करेंगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि बिकॉज ऑफ परवेसिव मैं वो जो ट्रू एंड फेयर है ना वो बोलने बंद कर दूंगा. मतलब जब तक परवेसिव नहीं होता है आई कैन स्टिल यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर, बट जब परवेसिव हो जाएगी ना सिचुएशन, आई विल से दे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू.
या आई विल से आई डोंट वांट टू गिव एन ओपिनियन। मतलब यहां पर ना आपका जो लैंग्वेज है बहुत हार्श हो जाता है। मतलब यहां पर गलती जो है वो काफी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। कैसे सिग्निफिकेंट होगी? या तो सर मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट करती है या एक ही एरिया को इफेक्ट करती है, पर वो एक एरिया भी बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है पूरे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो शायद मेरा ओपिनियन बहुत सिग्निफिकेंटली बदल जाना चाहिए, तब जाके मैं उस गलती को बोलता हूं परवेजिव। राइट डाउन पॉइंट नंबर सी। In relation to disclosures, in relation to disclosures, if they are fundamental, in relation to disclosures, if they are fundamental to the user's understanding, if they are fundamental to the user's understanding of financial statements, fundamental to the user's understanding of financial statements. For example, significant accounting policies. For example, significant accounting policies. अब देखो इन्होंने फाइनल के अंदर भी मेरे को लगता है बीकॉम लेवल का एग्जांपल दिया है। अब अगर इस लेवल के क्वेश्चन अगर आए तो ट्रस्ट मी इट्स अ जोक, परवेज पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। देखो एग्जांपल क्या दिया है, रीड दिस एग्जांपल। या इसे का लेटेस्ट नए सिलेबस का एग्जांपल है प्लीज। अब पहला एग्जांपल पढ़ने जा रहे हो, बी वेरी एक्साइटेड। इफ सफिशिएंट appropriate audit evidence is not available for let's say one area, which area? Inventory, but other elements are properly supported by documentary evidences, the non-availability of information on inventory is a local problem. Local मतलब a specific area problem. It's not going to affect your entire financial statement. तो देखो सर, इसकी वजह से जो गलती इन्वेंट्री है उसमें इम्पैक्ट आएगा, but they will have no impact on other elements. Okay. Therefore it is necessary to ascertain, मतलब ये खत्म हो गया एग्जाम्पल। इसका मतलब है आपको जानना बहुत जरूरी है हर स्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेजिव है या नहीं है। एंड दे हैव टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई, मतलब इंपैक्ट लोकल है कि नॉन लोकल है। परवेजिव इज दैट विच इज नॉट लोकलाइज्ड, मतलब सर जिसका इफेक्ट एक या दो एलिमेंट पे नहीं आएगा, बट द इंपैक्ट इज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट। खुद ही डेफिनेशन में 3 चीज लिखता है, फिर खुद एग्जांपल में बायस जो के फर्स्ट एलिमेंट पे डिस्कशन करता है। ऐसे लाइन की वजह से मेजोरिटी लोगों को लगता है जब गलती का इंपैक्ट मल्टीपल एरिया पे आता है ना तो ही परवेसिव होता है। ऐसा नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे नंबर 2 इक्वली इंपॉर्टेंट है, द इफेक्ट विल बी ऑन वन एरिया बट दैट वन एरिया कैन रिप्रेजेंट सब्सटैंशियल पार्ट। उनका जो पीछे का एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ है वो किसके ऊपर लिखा है? उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है। सिर्फ समझ में आया क्या? टाइम पास है, आई डोंट थिंक ऐसा एग्जाम्पल लिखने का कोई जरूरत है। समझ में आ गया पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड परवेसिव? ऑनलाइन पब्लिक क्या सिचुएशन है तुम्हारा? अगर रेस्पॉन्ड करते हो तो करो। समझता है क्या तुमको वर्ड परवेसिव? एटलीस्ट बेसिक मीनिंग तो क्लियर लग रहा है, बराबर है? कितना आसान था सोचो। इंटरमीडिएट में परवेसिव पढ़ाने में 40 मिनट लग जाता है, कम से कम 40 मिनट्स। सो स्मूथ एट अ फाइनल लेवल, मतलब तुम आर्ग्यू नहीं करते हो। ऐसा लगता है तुमको समझ में आ रहा है, मतलब असम्पशन ये है अभी के लिए। चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ताकि थोड़ा वर्ड परवेसिव और समझे अपने को। अब देखो इनके हिसाब से जब हमें गलतियां कोई एक आध स्पेसिफिक एरिया में मिल रही है, जैसे उन्होंने इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया, इट कैन बी रिसीवेबल्स, इट कैन बी पेएबल्स, इट कैन बी लोन्स एंड एडवांसेस, कोई एक ट्रांजैक्शन होगा, तो जनरली वो गलतियां ना परवेसिव नहीं होती है। ये थंब रूल है, मैं मानता हूं इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत नहीं है। स्टैंडर्ड थंब रूल यही होता है, इफ द इफेक्ट इज ऑन वन एरिया डोंट इवन थिंक इट इज परवेसिव, ओनली अंडर वन सर्कमस्टेंसेस। जब मुझे लग रहा है वो एक ही एरिया पे इफेक्ट है बट वो एक एरिया अमाउंट वाइज बहुत ही मेजर पार्ट है। अब क्या हो सकता है? लेट्स से एक कंपनी का कोई एक, आपने सुना हो ना ग्रुप लेवल पे सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई एक आध लेट्स से मटेरियल सब्सिडरी होगी, सिग्निफिकेंट सब्सिडरी होगी या जॉइंट वेंचर वगैरह रहेगा जो रिसेंटली लेट्स से अरेंजमेंट हुआ होगा, नया जॉइंट वेंचर फॉर्म किया होगा या रिसेंटली नया सब्सिडरी एक्वायर किया होगा। एंड लेट्स से वो सब्सिडरी का जो एक्विजिशन है वो अमाउंट वाइज बहुत बड़ा है,
लेट्स से अमाउंट टर्म्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट है। जब सर ऐसा एक्विजिशन होता है तो सर कंसोलिडेशन एंड मर्जर बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए एज पर एएस और इंड एस। अब अगर मैं बोलता हूं ऐसा कोई एक्विजिशन हुआ है या जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट हुआ है, बट लेट्स से ये साल के ऑलमोस्ट आखिरी 1-2 महीने में हुआ है, इवन मैनेजमेंट के पास में सफिशिएंट डिटेल्स या इंफॉर्मेशन नहीं है आपको प्रोवाइड करने के लिए कि आफ्टर दिस मर्जर या आफ्टर दिस एक्विजिशन एग्जैक्टली कितना मेजर इंपैक्ट आएगा मेरे नए बैलेंस शीट के अंदर। एंड नॉर्मली 31 मार्च के अगर बाद में ये इवेंट हो गया तो आपको याद होगा ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स सिर्फ डिस्क्लोजर ही आता है ऐसे इवेंट्स का, इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं, सुना होगा आपने ये चीज। मतलब इन सिंपल टर्म सिर्फ डिस्क्लोजर ही आने वाला है। तो शायद हो सकता है मैनेजमेंट के पास भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ना वो आपको सब्सिडरी कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने दे रहा है, ना वो आपको सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर के रिपोर्ट्स का एक्सेस वगैरह दे रहा है। इस तरीके का सिचुएशन अगर हो जाए तो समझिएगा मेरा बात, हालांकि इट लुक्स लाइक इट्स वन एक्विजिशन, इट लुक्स लाइक वन एंटिटी से जॉइंट वेंचर आपने किया होगा, बट स्टिल अमाउंट टर्म्स के अंदर वो अगर मेरे बैलेंस शीट में एक सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल जब लिख के दिए है ना तो परसेंटेज में डिफाइन किया है, 70% है मेरे बैलेंस शीट का, 80% है मेरे बैलेंस शीट का। जनरली थंब रूल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इफ यू आस्क मी, एनीथिंग अबव 50% is considered as very very significant. Anything above 50% is मतलब in terms of amount, हाँ, कि मतलब ये अरेंजमेंट का जो अमाउंट बैलेंस शीट में वैल्यू है, मैं बैलेंस शीट का वैल्यू 1000 करोड़ है, ये जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी का एक्विजिशन 500 करोड़ के ऊपर का है, तो जनरली इसको बहुत सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो अगर इफेक्ट एक ही एरिया में भी है तो भी क्या माना जाएगा, परवेजिव माना जाएगा। आई विल शो यू वन एग्जांपल जो बहुत पहले आईसीआई ने दिया हुआ था रेफरेंस के लिए, कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके हर स्टैंडर्ड के पीछे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको एडवर्स का, देखो एडवर्स ओपिनियन उन्होंने ड्राफ्ट करके दिया है, रीजन पढ़ने का, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, याद है ना बेसिस पैराग्राफ, उसमें याद है ना आपको पहले रीजन फॉर मॉडिफिकेशन आएगा, बराबर है क्या? देखो, द ग्रुप हैज नॉट कंसोलिडेटेड सब्सिडरी XYZ that they acquired during the year because they are not able to determine the fair value of the subsidiaries assets and liabilities at the acquisition date. Now इन्होंने जनरली अपने हिसाब से कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग कर दिया है, बट सर नॉर्मली जब कंसोलिडेशन होता है हमने बराबर से उसका अकाउंटिंग करना चाहिए एज पर एएस और इंड एस। अगर कंपनी ने इसका बराबर से अकाउंटिंग किया होता तो शायद पूरे सीएफएस के अंदर मटीरियली अमाउंट्स वेरी करते, सिग्निफिकेंटली चेंज होते। तो इफेक्ट्स ऑन सीएफएस जो वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए ये हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं यहां पर एक सिग्निफिकेंट नंबर है जो आपके नंबर्स में मर्ज हुआ है। अब इन्होंने परसेंटेज डिफाइन नहीं किया, नॉर्मली हमको ये भी क्वांटिफाई करना पड़ता है कि ये जो आपका एक्विजिशन है ये ओवरऑल बैलेंस शीट का कितना परसेंटेज है। बिना क्वांटिफाई किए यूजर्स को कैसे समझ में आएगा हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज? तो आपको क्वांटिफाई करके नंबर्स देने चाहिए, टेंटेटिव जो वेरिएंस आ सकता है वो कितना आ सकता है, इससे मेरे यूजर समझ पाएगा कि एक्चुअली में मिसस्टेटमेंट जो है वो पोटेंशियली कितना बड़ा हो सकता है। बिकॉज़ एक बात सोचो ना, व्हेन यू आर अ इन्वेस्टर इन अ कंपनी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर इन्वेस्टर इन टाटा मोटर्स। सिंपल सिचुएशन समझो, आज के 2 साल पहले टाटा मोटर्स अब प्रॉफिटेबल हुआ है, 2 साल पहले पीक कोविड, सिग्निफिकेंट आपने सुना होगा इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जा रहा था यूरोप के अंदर, बिकॉज जो जेएलआर एंटिटी है जैगुआर लैंड रोवर, आपको सुना होगा सबसे पहले ब्रेक्सिट हुआ, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटेन एग्जिटिंग यूरोपियन यूनियन। नाउ जेएलआर इज ब्रिटेन बेस्ड एंटिटी, डू यू गेट माय पॉइंट? टाटा मोटर्स का जब मैं कंसोलिडेशन देखता हूं तो मेजर पोर्शन जो है वो जेएलआर से आता है, जैगुआर लैंड रोवर से। इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो एक जमाने में 20% भी नहीं था, अब जाके वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, पर अदरवाइज 70 से 80% कंट्रीब्यूशन जेएलआर से आ रहा था, समझ रहे हो? तो टाटा मोटर्स अक्वायर्ड जेएलआर ईयर्स बैक, तो जब टाटा मोटर्स का सीएफएस बनेगा तो जेएलआर का सबसे बड़ा नंबर आने वाला है। अब अगर मैं बोलता हूं ब्रिटेन का जब एग्जिट हुआ ईयू से, ब्रेक्सिट आपने वर्ड सुना होगा, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, इससे टाटा मोटर्स का जो जेएलआर का एक्सपेक्टेड सेल्स था वो सिग्निफिकेंटली गिरना शुरू हुआ। व्हाट हैपेंड इज, उन्होंने अपना अभी रेंज रोवर, लैंड रोवर, इन एंटिटीज के नाम पे अच्छा खासा एसेट्स क्रिएशन किया हुआ था। अब इनको समझ में आया, आपने सुना होगा ना इंपेयरमेंट लॉस, कि जो मैंने एसेट बनाया है उसका जो बुक में वैल्यू है और जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है उसमें गैप आ गया है। तो उन्होंने ईयर ऑन ईयर, रादर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, टू बी मोर स्पेसिफिक, इंपेयरमेंट लॉस बुक्स में लाना शुरू किया। अब अगर मैं बोलता हूं तू टाटा मोटर्स का ऑडिट सीएफएस बन रहा है इंडिया में, तू पूना से साइन कर रहा है,
जेएलआर में इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जा रहा है और वो किस नेचर का है, क्यों इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, कैसे क्वांटिफाई किया जा रहा है, उसका डेटा ना मिले तेरे को. ट्रस्ट मी, इंपेयरमेंट लॉस इन फ्यू क्वार्टर्स द अमाउंट वाज बिगर देन द इंडिया टाटा मोटर्स का रेवेन्यू. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. ऑब्वियसली बिकॉज तुम्हारा 80% 70% नंबर से एक एंटिटी से आ रहा है, वहां पर तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस सिग्निफिकेंट है. इसीलिए तो टाटा मोटर्स बेचारा प्रॉफिट में नहीं आ रहा था. यूर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. हम इंडिया में बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट उसका कंट्रीब्यूशन ही बहुत कम था. इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू टाटा मोटर्स इज बिग. टाटा मोटर्स 4 लाख करोड़ के आसपास का एंटिटी रहेगा. इट्स अ वेरी बिग नंबर बिकॉज ग्लोबल नंबर है जेएलआर का, जैगुआर लैंड रोवर का. आपको मैं एक एलआर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी. व्हेन वी गो टू एसआरईज आई विल शो यू वन एलआर का रिपोर्ट आल्सो वेयर वी विल गो इन डिटेल. अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं. तो नंबर्स आर बिग. द प्रॉब्लम इज the hit in P&L in terms of impairment loss was very big consistently, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी आ ही नहीं पाया. रादर लॉसेस को कम करने में ही बहुत टाइम लगा. आई हैव बीन ट्रैकिंग इट फॉर ऑलमोस्ट गुड 4.5 years. लिटरली आपको बता रहा हूँ, कोविड में तो 60 रुपए पे आ गया था स्टॉक. वहां से पूरा रिवर्स होकर के अगर आप देखेंगे ना, कोविड के बाद में इट इज गॉन टू 600 नाउ लिटरली. मतलब टेक्निकली वहां से तो ऑलमोस्ट मतलब 10 टाइम्स है इफेक्टिवली, बट 5 to 8 times ऑन एन एवरेज. मतलब इन जनरल इतना जंप आया बिकॉज पूरा कंपनी में जेएलआर में रिवाइवल हो गया. जेएलआर का डिमांड पीक हो गया. इंडिया नंबर्स अच्छा है, हमको खुश होना चाहिए, दैट इज फाइन. बट एक्चुअल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वो वहां से आना शुरू हुआ. तो कभी कभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच फॉरेन इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो क्रिएट अ सिचुएशन वेयर ऑडिटर में बिलीव मैं ओपिनियन दे भी दूंगा ना, तो ट्रू एंड फेयर तो बोलना पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज जो अमाउंट है वो किस वजह से आ रहा है ये समझना ही मेरे लिए क्या है, मुश्किल है. अब देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है. अगर एविडेंस मिल जाए और पता चले कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है, तो जनरली आई गिव अ एडवर्स ओपिनियन. जनरली आई गिव अ एडवर्स. सीधा कंक्लूजन बताता हूं डायरेक्टली, ढंग से सुनना. इफ आई लुक एट द टेबल, मुझे लगता है गलती मटेरियल है एंड मुझे लगता है गलती क्या है, परवेसिव है. अगर मैं ये कंक्लूड कर दूं कि मुझे एविडेंसेस मिल गए हैं कि यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, ये गलती ही है, इसको ठीक करना ही चाहिए, और गलती अगर ठीक नहीं करता है मैनेजमेंट, तो मैं नॉर्मली दूंगा एडवर्स ओपिनियन. क्योंकि एडवर्स में मैं क्लियरली बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्या बोलता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. बिकॉज मुझे ऐसी गलतियां मिली है जिसका एक्चुअली में परवेसिव इफेक्ट है एंड आई हैव डिटेक्टेड दीज मिसस्टेटमेंट्स. मैंने मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए बोला भी है, वो नहीं अग्री करता है, इसीलिए मैं क्या दे रहा हूं, एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं. तो एडवर्स कब आएगा, एक ही सर्कमस्टेंसेस है जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है एंड उसको लगता है देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड उसको लगता है वो गलतियां सिर्फ मटेरियल ही नहीं है, परवेसिव भी है. क्या है, परवेसिव भी है. तो मैं क्या दूंगा, एडवर्स ओपिनियन. सेम सिचुएशन में अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए, यहां पर मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, मतलब गलती का टेंटेटिव नंबर मिल रहा है बट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं बस जजमेंट के बेसिस पे बोल रहा हूं कि भाई अगर सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता तो ये अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट होता, ये गलती परवेसिव होती. मतलब जब मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर पाऊं एंड मुझे लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मटीरियल भी होंगे एज वेल एज परवेसिव भी होंगे, तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, डिस्क्लेमर दूंगा. समझिएगा, एक में आपको गलती मिली, आप पूरा क्वांटिफाई कर पाए, इसलिए बोल रहे हो आई डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. आप क्लियरली बोल रहे हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल ही नहीं है, इनके ऊपर रिलाई करके आपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए. दूसरे में आप बोलते हो मुझे इतना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है कि भाई मैं कंक्लूड कर पाऊं दे आर फ्री. रादर मैं उल्टा बोलता हूं, मुझे लगता है अगर एविडेंसेस मिलता तो शायद गलतियां मटेरियल भी होती एंड परवेसिव भी होती, इसलिए मैं क्या दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं. पर डिस्क्लेमर बहुत हार्श होता है. यहां ऐसा बोलते हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. क्या बोलते हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. मतलब अगर इंफॉर्मेशन मिल जाता ना तो मैं डिस्क्लेमर के बजाय एडवर्स देता. अगर मिसस्टेटमेंट्स मिल जाते तो मैं क्या बोलता, डिस्क्लेमर के बजाय एडवर्स. बट अगर मुझे गलतियां ही ना मिले डिटेल में और लग रहा है चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली गलत हो सकती है, तो मैं चले जाऊंगा किधर, डिस्क्लेमर की तरफ. थोड़ा सा एडवर्स और डिस्क्लेमर का डिफरेंस समझ में आया है क्या? देखो इन दोनों में डिफरेंस समझना मुश्किल होता है, ये थियोरेटिकल डिफरेंस है. मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पढ़ाऊंगा डिस्क्लेमर की जो बहुत अलग है. आई विल गो देयर, बट अभी के लिए बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन देके क्लोज करता हूं. इतना समझ में आया क्या? लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा आपको लैंग्वेज दिखाता हूं, आपका अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगा.
आपके मॉड्यूल्स में है पेज नंबर 7.27, एक मीनिंग दिया है, व्हाट इज क्वालिफाइड, व्हाट इज एडवर्स एंड व्हाट इज डिस्क्लेमर। थोड़ा एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं शांति से एक बार के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। अभी मैंने आपको एडवर्स पढ़ाया, ये डेफिनेशन है एडवर्स का, खुद से पढ़ो और सोचो अगर डेफिनेशन लिखना पड़ा तो लिख पाओगे क्या एडवर्स ओपिनियन। सिंपल है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है। कंक्लूड करता हूं कि मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है, या तो इंडिविजुअली या व्हेन एग्रीगेटेड, एंड इस बार सिर्फ मटेरियल नहीं है, मटेरियल के साथ साथ में क्या है, एकमात्र सिचुएशन है इधर क्या आना चाहिए, एडवर्स। जब आपको गलतियां मिल चुकी है, आप श्योर हो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल ही नहीं है, एडवर्स देने का बात खत्म। क्लियर लगता है एकदम, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अभी उनके जो एग्जांपल थे, इन्वेंट्री में मटेरियल स्टेटमेंट है, सिर्फ इन्वेंट्री में, किधर भी और इफेक्ट नहीं है। अभी यार नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है, तो मेरे से आर्ग्यूमेंट अगर करोगे इन्वेंट्री में अगर गलती है तो कुछ ना कुछ परचेज में भी गलती रहेगा, कुछ ना कुछ सेल्स में भी गलती रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी तुम्हारा हिल ही जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट आना ही चाहिए ना। अब ये बोलते नहीं ऐसा नहीं है, यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो अब ये एक ही चीज हो सकती है, कोई इन्वेंट्री का एम्प्लॉय ने चोरी वोरी कर लिया होगा, या एम्प्लॉय ने इन्वेंट्री का इस्तेमाल खुद के पर्सनल पर्पस के लिए कर लिया होगा, वो सिचुएशन हो सकती है, चलो मैं मानता हूं। बट अभी उस केस में कंपनी क्यों गलती को ठीक नहीं करेगा? अगर गलती मिली तो कंपनी का मैनेजमेंट ठीक भी कर देगा ना उसको यार, और अगर ठीक कर देगा तो मैं क्लीन ओपिनियन दूंगा ना। बट ठीक है, फिर भी बीकॉम जैसे लड़ाई करते, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, वो गलती को ठीक नहीं कर रहा है। आई विल टेल यू नॉर्मली क्वालिफाइड कब आता है, एक्चुअली में क्वालिफाइड का रेलेवेंस क्या है मेजोरिटी केसेस में जो आपको देखने को मिलेगा आपकी रियल लाइफ में। नंबर 1, प्रोविजन के अमाउंट पे सबसे ज्यादा लड़ाई उधर होती है, क्योंकि वहां जजमेंट आता है। अब वो प्रोविजन किसी भी चीज को लेके हो सकता है, कोई पेंडिंग लिटिगेशन को लेके हो सकता है, आपके इन्वेंटरी में स्लो मूविंग आइटम का प्रोविजन हो सकता है, आपका इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट हो सकता है। मतलब जहां पर एस्टिमेशन है ना, वहां पर मैनेजमेंट बोलेगा मेरा जजमेंट बोलता है एक्स, और ऑडिटर बोलेगा मेरा जजमेंट है वाई, एंड दोनों के जजमेंट में है डिफरेंस। वो बोलता है आई विल मेक अ प्रोविजन ऑफ 2 CR, आई विल प्रोवाइड फॉर 2 CR, तो बोलेगा देयर शुड बी अ बेयर मिनिमम प्रोविजन ऑफ 4 CR। एक एग्जांपल, इज देयर अ डिफरेंस इन द जजमेंट? इस वजह से ऑडिटर बोलता है आप प्रोविजन को बढ़ा दो, वो बोलता है नहीं, क्योंकि उसका एक अपना फिक्स पीएनएल का नंबर रहेगा, वो नंबर को चेंज होने नहीं देगा। तुमको बढ़िया से मालूम है, तुम लोगों से डील करके आ चुके हो, कैन आई नो दैट रियली वेल, कैन आई अज्यूम दैट? वो बदलने वाला नहीं, वो अपने नंबर को पकड़ के बैठा रहेगा, वो तेरे को कन्विंस करने का ट्राई करेगा कि तेरे नंबर गलत है, यू अराइव एट माई नंबर, डू यू गेट माई पॉइंट? तू मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो तेरे पास एकमात्र ऑप्शन बचेगा कि तू क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे। तो क्वालिफाइड का मतलब क्या है? तुझे लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, या तो तुझे गलती मिल गई होगी या गलती मिली नहीं है, पर तेरे को लग रहा है यार अगर क्वांटिफाई करने के लिए जाऊं तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हो ही जाएगा। बट सर ये गलती क्या नहीं है? परवेसिव नहीं है। गलती क्या नहीं है? परवेसिव नहीं है। तो जनरली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह हो गए जहां पर प्रोविजन का अमाउंट कम होगा या प्रोविजन बनाया ही नहीं होगा किसी एक आध पार्टी के रिगार्डिंग, उस केस में हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन आ सकता है। तो क्वालिफाइड कैन कम अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस। देखो, नंबर 1, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए और वो बोलता है कि जो गलती है वो मटेरियल तो है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या व्हेन एग्रीगेटेड हो, बट वो क्या नहीं है, इट इज नॉट परवेसिव। मतलब मुझे गलती मिली है जो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो मैं कौन सा ओपिनियन दे दूंगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। अब नंबर 2 देखो क्या बोलता है, जब ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाया। ये बहुत टफ सिचुएशन है, यहां पर ना ये डिसीजन बहुत मुश्किल है कि भाई जो मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, ये जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल तो है, वो परवेसिव है कि नहीं डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन काफी कम रहेगा। इसीलिए ऑडिटर को बहुत सोचना पड़ेगा। जब मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, रीजन क्या है? इज इट management does not want to give me information, or is it that management is dependent upon a third party who is not giving information to the management? मतलब रीजन क्या है वो समझना पड़ेगा। किस एरिया के रिगार्डिंग है? इज इट अबाउट द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इज इट अबाउट ओनली वन स्पेसिफिक एरिया? हो सकता है ना एक पार्टी से कुछ ट्रांजेक्शन हुए होंगे, उसके रिगार्डिंग ही क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा कि भाई वो पार्टी मेरे को लग रहा है फेल तो होने वाला है, पैसा आने वाला नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि पैसा नहीं आएगा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन मैनेजमेंट एंड अ थर्ड पार्टी, जिसकी
जिसकी वजह से ऑडिटर को क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो अगर वो मैनेजमेंट गलती से ठीक ना करे उस गलती को, तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, अज्यूमिंग देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। जब क्लैरिटी आएगा तो मुझे समझेगा। तो ये नंबर 2 जो है ट्रिकी सिचुएशन है, पर यहां पर जजमेंट के बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल तो होगा, बट क्या नहीं होगा, परवेजिव नहीं होगा। और इस सिचुएशन भी मैंने क्या देना चाहिए, क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। एक एग्जांपल दिखाता हूं, आईसीआई ने इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल दिया है रेफरेंस के लिए, सिर्फ इस सिचुएशन का बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिचुएशन नंबर 2। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। It is illustration number 3 in our modules. Can you see qualified opinion? Basis for qualified. Look at this example. देखो जानबूझ के वर्ड एसोसिएट आ जाएगा इस बार, ये बताने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, वरना परवेसिव हो जाता इफ इट वुड हैव बीन अ सब्सिडियरी और अ जॉइंट वेंचर। जानबूझ के, मतलब दैट्स द ओनली वे यू कैन डिफरेंशिएट। बंद करने का एसी, एसी का रिमोट देयर ओनली। कुछ नहीं, स्मॉलर अमाउंट के बारे में बोल रहा है। इस देखो दोनों में डिफरेंस एक ही है। अगर ये एंटिटी का अमाउंट बड़ा होता तो ये डिस्क्लेमर ही बन सकता था, क्योंकि दोनों केस में तेरे को क्या नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा। द डिसीजन इज सिंपल, हाउ मच इज द अमाउंट इन्वॉल्व, ऑन दैट बेसिस यू आर कंक्लूडिंग वेदर इट शुड बी परवेसिव और नॉट। और कुछ भी नहीं है, बिकॉज द इफेक्ट इज ओनली ऑन वन एरिया। द ओनली थिंग इज वेदर इसको परवेसिव मानना है कि नहीं मानना है, इसके लिए हाउ सब्सटैंशियल दिस कैन रिप्रेजेंट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे डिसीजन होने वाला है। यहां पर वो बोलता है तेरे हिसाब से जो गलती है वो मटेरियल तो होगी, पर वो हमारे हिसाब से क्या नहीं होगी, परवेसिव नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के नाम में ऐसे बहुत सारे फॉरेन एसोसिएट्स हो सकते हैं, ऐसे स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। टीसीएस वगैरह में देखोगे, आरआईएल में देखोगे, आपको 20 25 30 ऐसे मिलने नंबर्स बहुत आसान है। आरआईएल में तो मेरे हिसाब से रिलेटेड पार्टी का नंबर 400 के ऊपर है, समझ रहे हो। अब जाके एक एक वो थोड़ा टुकड़ा कर करके लिस्टिंग के लिए जाना शुरू किए, आपने देखा होगा अभी जियो फाइनेंशियल। हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, मतलब पहले इतना उसको ओवरहाइप किया, फिर इसको लोअर सर्किट लगाया जम के एकदम, समझो, फिर इंडाइसिस से बाहर निकलने के बाद हुआ, फिर बोला नहीं डिले कर दिया है, फिर वो ग्रीन में आ गया। कुछ भी होता है यार। तो इसी का रिमोट बंद कर दे, मेरे वाला रहने दे उनका। ठीक है, एनीवेज पॉइंट समझ में आया क्या? तो जाने दीजिए, ये सिचुएशन है, हमको पता होना चाहिए। मतलब सर क्वालिफाइड दो सर्कमस्टेंसेस में आ सकता है। फटाफट से आते हैं, टेबल को क्लोज करते हैं, कम बैक टू द टेबल। इन आवर टेबल सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम था, जहां आपने बोला इफेक्ट जो है मटेरियल होगा, बट क्या नहीं होगा, परवेसिव। दोनों केस में आपका मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्वालिफाइड आएगा दोनों केस में, जब आपको लगता है गलती मटेरियल है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है। ये ऑन रहने दे, तो आएगा क्वालिफाइड। अब सर जब आपको लगता है गलती मटेरियल है एज वेल एज परवेसिव है, तो सिचुएशन है। ए में आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल गए थे, तो आपने बोला इट इज एडवर्स, तो आपने बोला इट इज एडवर्स। बी में आपने बोला आपके हिसाब से मटेरियल स्टेटमेंट जो परवेसिव हो सकते हैं, तो वर्ड आएगा डिस्क्लेमर। रिमेंबर, एडवर्स तब आएगा जब गलतियां मिल गई है, डिस्क्लेमर तब आएगा जब आपको गलतियां नहीं मिली है पर आपके हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट होगी एंड परवेसिव होंगी। एक काम कीजिए, डिस्क्लेमर के ब्रैकेट्स में एक सेंटेंस लिखिए। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जहां पर आपने लिखा होगा टेबल में, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखिए। when there is when there is a restriction, Atul, when there is a restriction on scope of audit, when there is a restriction on scope of audit,
when there is a restriction on scope of audit. मतलब ये एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जो आगे आपको काम में आएगा. जब ऑडिटर के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो नॉर्मली हम डिस्क्लेमर की तरफ सोचते हैं. अभी के लिए टेबल का बेसिक मीनिंग समझा क्या. अब देखो थोड़ा एग्जाम के हिसाब से डिस्कशन करते हैं. एग्जाम में वो क्या कर सकता है, सिचुएशन देगा, तुझे बोलेगा कौन सा मॉडिफिकेशन है. रेयर है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है. नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये सिचुएशन है, आपने डिसाइड किया कि ये गलती मटेरियल भी है परवेसिव भी है. खुद बताएगा, तुझे बोलना होगा कौन सा ओपिनियन होगा. अब वो मटेरियल एंड परवेसिव बोल दिया, गलती मिल गया तो क्या आएगा, एडवर्स ही आएगा. समझ रहे हो मेरा बात. या बताएगा तेरे सबसे गलती जो मटेरियल हो सकती है एंड परवेसिव भी हो सकती है, मतलब डिस्क्लेमर आएगा. सो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मॉडिफिकेशन एंड देन यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मॉडिफिकेशन. मतलब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए. नोटबुक में जाइए, लिखिए 705 में अभी तक हमने लिखा था नंबर 1 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, बराबर है. नंबर 2 लिखा था सर्कमस्टेंसेस. नंबर 3 लिखा था विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. उस नंबर 3 में 2 नोट भी लिखे थे हमने जहां पर एक डेफिनेशन ऑफ परवेसिव था, बराबर है. राइट डाउन पॉइंट नंबर 4 अंडर 705. पॉइंट नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड कॉमा एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. एक काम कीजिए, पहले आप क्वालिफाइड एंड एडवर्स का डेफिनेशन खुद से लिखिए. सामने रेफरेंस के लिए कंटेंट है, बट आई एम श्योर अगर आपको टेबल समझ में आया तो अब आप खुद से लिख सकते हो. प्रैक्टिस करो फटाफट से, ऐसे एक आध क्वेश्चन लिखने का ट्राई करना चाहिए. डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड, डेफिनेशन ऑफ एडवर्स. ध्यान रखना क्वालिफाइड में 2 पॉइंट आएंगे क्योंकि 2 सर्कमस्टेंसेस हैं, एडवर्स में एक ही है. राइट डाउन द डेफिनेशन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ब्रेक नहीं है, डेफिनेशन लिखो. वर्ग अभी भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. Done?
सिर्फ क्वालिफाइड एडवर्स लिखने का डन ना। चलो डिस्क्लेमर लिखते हैं, देखो नंबर 3 डिस्क्लेमर। पहला स्टेटमेंट तो सिंपल आएगा, राइट डाउन नंबर 1 अंडर डिस्क्लेमर, ऑडिटर is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences and unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, and he concludes that the possible effects of undetected misstatements could be both material and pervasive on the financial statements. ये तो हम भी लिख सकते थे सर, इसमें क्या है? इसका अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिफोर राइटिंग वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2। एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, जनरली लोगों को पता ही नहीं है, ये आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सिचुएशन क्या बोलता है सर? जनरली डिस्क्लेमर कब आता है? जब मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है और मेरे को लगता है जो गलती है वो मटेरियल भी होगी, परवेसिव भी होगी, तो मैं बोलूंगा डिस्क्लेमर दे दो। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। अब ये बोलता है कभी कभी हो सकता है, सुनना मेरा बात, मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा है, लेट्स से XYZ। जब मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं, आई एम एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब ये ना डेफिनेशन अगेंस्ट जा रहा है। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है? यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बराबर है कि नहीं है? ये बोल रहा है आई एम एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बट प्रॉब्लम क्या है, जब मैं हर एरिया को इंडिविजुअली देखूं तो मेरे को ठीक लग रहा है। मतलब व्हेन आई लुक एट लेट्स से बैंकिंग कंपनी, आई लुक एट डिपॉजिट्स इंडिविजुअली, आई एम कंफर्टेबल। आई लुक एट एडवांसेस इंडिविजुअली, आई एम कंफर्टेबल। आई लुक एट लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स वाला पार्ट, आई एम कंफर्टेबल। इंडिविजुअली व्हेन आई सी, मेरे को फिर भी कंफर्ट आ रहा है। बट इस कंपनी के करंट बिजनेस सिचुएशन में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है कि अगर मुझे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ओपिनियन देने के लिए बोले तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। मतलब इंडिविजुअली यू टॉक टू मी अबाउट एडवांसेस, आई कैन गिव यू माय वर्ड कि ठीक है एडवांसेस का सिचुएशन ये है, क्योंकि बिजनेस में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है कि अगर आप ओवरऑल लेवल पे मुझे बोलेंगे ओपिनियन कंक्लूड कर या अपना कंक्लूजन दे, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब ये क्या बोलता है? ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एविडेंस नहीं दे रहा है, यहां मैनेजमेंट तेरे को बेस्ट पॉसिबल तरीके से इंफॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा है, बट द सिचुएशन इज सो स्ट्रेंज, इट इज सो वियर्ड कि तू इंडिविजुअली कंफर्टेबल है बट ओवरऑल नंबर पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में इतनी अनसर्टेनिटीज है। जनरली ये कब होता है? DHFL, जब तुम्हारा बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। समझ रहे हो मेरा बात? रादर द बिजनेस इज फॉलिंग। अब दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में क्या हुआ? NBFC है, NBFC में एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली मेरा मार्केट में क्रेडिट वर्दिनेस खत्म हो गया, तो मेरा जो बोरोइंग कैपेसिटी वो खराब हो जाएगा। बोरोइंग कैपेसिटी खराब हो जाएगा तो सर जो मेरे को एग्जिस्टिंग लेंडर्स है जिन्होंने मेरे को पैसा दिया है वो जल्दी पैसा मांगना शुरू कर देंगे, उनको मैं रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे। इधर डिफॉल्ट होंगे, नया कस्टमर भी मेरे पास में नहीं आएगा। मतलब बॉटम लाइन इट स्टार्ट्स विद क्रेडिट वर्दिनेस एंड देन स्लोली स्लोली बिजनेस खत्म होता है। बराबर है कि नहीं? तुम जब देखोगे तो DHFL के अंदर आई थिंक इट वाज 2019 का बात रहेगा, कोविड के जैसे एक आध साल पहले का बात रहेगा, 18-19 समवेयर अराउंड दैट। आपको समझ आएगा कि उस टाइम पे सेकेंडरी मार्केट के अंदर डिफॉल्ट होना शुरू हुआ, जहां पे लोगों को हिंट मिला कि DHFL शायद अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसका क्रेडिट वर्दिनेस फॉल होना शुरू हुआ। एंड धीरे 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 इट ऑल केम डाउन लाइक, मतलब लिटरली जो ताश के पत्ते गिरते हैं वैसे DHFL 650 से 200-250 रुपए तो एक ही दिन में आ गया था।
समझ रहे हो मेरा बात? रादर ऑन लाइव टेलीविजन कंपनी का सीएफओ आया, कंपनी का सीईओ आया बोलने के लिए, प्लीज एवरीथिंग इज फाइन, एंड एवरीवन अंडरस्टूड हाउ एवरीथिंग इज फाइन। अगर 600 रुपए से गिर कर स्टॉक एक ही दिन में 300 350 पे आ जाए तो समझ जाओ कितना बुरा कंडीशन रहेगा। इट वाज विजिबल, इट वाज नॉट स्टॉपिंग, एंड ऑब्वियसली पीपल एट अ हायर लेवल हु आर बिग इन्वेस्टर्स दे नो रियली वेल सिचुएशंस, अगर गलत है तो गलत है और रुकने वाला नहीं होता है। फिर मैनेजमेंट आके कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दे, एंड पीपल अंडरस्टूड इवेंचुअली कि सिचुएशन धीरे धीरे इतनी खराब होती गई। तो मतलब फिर क्या होता है ना, मेरे एसेट्स को बेच के भी कितना पैसा आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे इन्वेस्टमेंट्स का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने पैसा बोरो किया है उसके लिए मुझे इवेंचुअली कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इंडिविजुअली अगर देखो ये प्रॉपर्टी ओन्ड बाय डीएचएफएल है, ओके टाइटल एंटिटी के नाम पे, बट ये प्रॉपर्टी के पेपर्स ऑलरेडी रखे होंगे फॉर सर्टेन बोरोइंग, और बोरोइंग के केस में ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका होगा। मतलब इंडिविजुअली मैंने लुक एट एविडेंस सब ठीक लग रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स अगर मैं देखूं तो मैं पूरे कंपनी पे ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस है, तब आप शायद बोलेंगे। डिस्क्लेमर में क्या होता है, हम ओपिनियन नहीं देते हैं, हम बोलते हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो कब आता है, जब मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिले और लगता है गलती अब मटेरियल एंड परवेसिव होगी। ये तो डेफिनेशन आपने लिखा है, बट एक एक्सट्रीम केस है, ये ढंग से पढ़िए डेफिनेशन क्या बोलता है। इधर आइए, द ऑडिटर shall disclaim an opinion in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties। जब ऑडिटर कंक्लूड करता है notwithstanding having obtained sufficient and appropriate audit evidences regarding each of the individual uncertainty। बिजनेस में इतने अलग अलग एरियाज में अनसर्टेनिटी है, इंडिविजुअली मुझे हर जगह पे शायद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा होगा। नॉटविथस्टैंडिंग मतलब मुझे मिल रहा है पर उसे मैं इग्नोर करना चाहता हूं। आगे देखो क्या बोलता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। Why sir? Because हमें लगता है the potential interaction of these uncertainties and इन सबका cumulative effect जो है वो इतना significant हो सकता है कि मैं opinion देना ही नहीं चाहता। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कंपनी का मैनेजमेंट मुझे information नहीं दे रहा है, I am saying कंपनी का मैनेजमेंट is giving me information but I am not able to give an opinion। Why am I not able to give an opinion? क्योंकि ये extremely वो situation है जहां पे uncertainties बहुत जेट रेवेज। 5 दिन में सब कुछ खत्म हो गया, बराबर है कि नहीं है? आज भी वहां है वहीं का वहीं है, बट इन 5 days इट केम डाउन, बराबर है कि नहीं? अब अगर 5 दिन में ऐसा हो जाए, उस सिचुएशन में ऑडिटर कैसे ओपिनियन दे सकता है, क्लीन ओपिनियन या क्वालिफाइड भी कैसे देगा? कंपनी का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देने से मना थोड़ी कर रहा है, वो बोल रहा है वापस कंपनी टेक ऑफ होगा कि नहीं होगा मेरे को वही नहीं पता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जब ऐसी एक्सट्रीम केसेस आते हैं तो वो बोलता है मैं ओपिनियन देना ही नहीं चाहता हूं। अब तुम मुझे पूछोगे सर एक काम करो ना, ऐसे केस में डिस्क्लेमर क्यों देना है, विड्रॉ कर दो। यहां पे एक डिस्कशन शुरू होता है, अब फाइनल लेवल के लिए डिस्कशन सुनने का ट्राई करना। तुम क्या बोलोगे, इतनी अनसर्टेनिटी है, ओपिनियन देना ही क्यों है? व्हाई नॉट विड्रॉ? विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट पॉसिबल है ना, विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट मतलब रेजिग्नेशन। अब आईसीआई को समझ में आया कि सबसे आसान तरीका रहेगा, अगर ऑडिटर को बचना होगा वो क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा। तो उन्होंने गाइड बनाया विड्रॉल एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। समझ रहे हो मेरा बात? 2 चीज लिखी उसमें। नंबर 1, जब आप रिजाइन करते हो प्लीज एक लॉजिक मत देना, आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद सम अदर वर्क। उन्होंने क्लियरली वर्ड यूज किया, प्री ऑक्यूपेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रीजन। क्लियर, वो रीजन ही नहीं है। तुम्हारी बुक पे तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है, दिखा दो तुमको, देखो किधर था, 705 में ही है। Just 1 minute, ये रहा। If auditor decides to withdraw, दिख रहा है क्या आइडियली? यहां पे देखना, आईसीआई ने अनाउंसमेंट दिया ऑन रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। एक्चुअली में पूरा डिटेल्ड गाइड है, आपको दिखा दूंगा रेफरेंस के लिए। इधर देखो क्या बोला है, आईसीआई हैज मेड एन अनाउंसमेंट दैट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज अ रीजन फॉर द रेजिग्नेशन। लिस्टेड के केस में सेबी का एलओडीआर है जिसके अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये उधर और एक्सट्रीम है। I'll come there, don't worry about this। अभी के लिए प्लीज, प्री ऑक्यूपेशन जो वर्ड है मतलब आई हैव अदर वर्क, आई एम प्री ऑक्यूपाइड, ये लॉजिकल नहीं है। ये उसने मना किया, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रादर उसने इंप्लीमेंटेशन गाइड जो बनाया ना, उस पूरे गाइड में क्लियरली बोला है अगर तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑडिट खत्म हो गया है, समझ रहे हो, तो तुमने रिजाइन करना ही नहीं चाहिए। वो बोल रहे रिजाइन करना ही नहीं चाहिए, डिस्क्लेमर देके जा। मतलब गाइड खुद बोलता है कि वो डिस्क्लेमर,
मतलब वेयर यू बिलीव आई एम थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग, सो मतलब वो एक्चुअली पता है क्या बोल रहा है, रिजाइन तब करो जब आपको ऑडिट के इनिशियल फेजेस में ही प्रॉब्लम मिले और आपको लगे ऑडिट कंटिन्यू करके फायदा ही नहीं है, तो आपने रिजाइन या विड्रॉ करना चाहिए एंड रीजन देना चाहिए कि आप क्यों रिजाइन विड्रॉ कर रहे हो। मतलब डू नॉट लीव दिस सिचुएशन ओपन एंडेड, बिकॉज नेक्स्ट ऑडिटर क्या सोच के एंटर करेगा, बराबर है, वो आपसे एनओसी लेगा, एनओसी फॉर्मेलिटी के लिए हो गया, बट वो पूछेगा तो तूने कहीं को रिजाइन किया, बराबर है क्या नहीं है। व्हेन डेलॉइट रिजाइन्स फ्रॉम अदानी पोर्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, दे नीड टू गिव अ रीजन, नो। अब हालांकि वो बीकॉम लेवल रीजन होता है, डेलॉइट चाहता है मेरा स्कोप बड़ा होना चाहिए, अदानी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, अभी अभी रिपोर्ट आया है थोड़े दिन पहले, हमें बहुत सारे, लेट्स नॉट गेट देयर, यू आर अंडरस्टैंडिंग द सर्कल। ऑल्दो पीपल स्टिल प्ले अराउंड, होता कुछ भी नहीं है, पर कम से कम वो ये बोलता है तुम रीजन तो लिख, ऐसा मत बोल कि मैं बिजी हूं। वो क्या बोलता है, ये पता है अनलिस्टेड के लिए क्यों लिखा है, सुनो अभी, वाई अनलिस्टेड, लिस्टेड में मैं बिजी हूं ऐसा वैसे भी बोलना अलाउड नहीं है। अरे किस, हर फर्म के पास में क्या 20 के 20 लिस्टेड एंटिटी होते हैं क्या, पार्टनर के अंदर नहीं होते, हर पार्टनर के अंदर लिस्टेड 4-5 ही होते हैं, समझ रहे हो मेरा बात, बाकी अनलिस्टेड वाले रहते हैं। तो वो अनलिस्टेड में बहुत कॉमन रीजन है, आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद लिस्टेड कंपनीज। इन लिस्टेड आई एम प्री ऑक्यूपाइड बोलते ही नहीं, आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद अनलिस्टेड, बात समझ में आएगी मेरा बात। तो ये प्री ऑक्यूपाइड इज मोर लॉजिकल फॉर अनलिस्टेड, आर यू अंडरस्टैंडिंग, पहली बात तो ये। लिस्टेड के केस में सेबी का एलओडीआर है जो बोलता है अगर तू रिजाइन करता है, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वार्टरली रिजल्ट्स, Q1 Q2 Q3 Q4, सुना है आपने ना, बराबर है। क्वार्टरली मतलब इसका मेरा एलआर होता है, सुना के वर्ड एलआर, लिमिटेड रिव्यू, समझ रहे हो। अब एक क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर वन इज ओवर, क्वार्टर वन खत्म होने के बाद में विद इन 45 डेज आई रिजाइन, सेबी का एलओडीआर क्या बोलता सुनना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 सेंटेंसेस है, रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। इफ आई रिजाइन विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर वन कंप्लीट हो चुका है, अगले क्वार्टर खत्म होने से पहले बीच में रिजाइन कर दिया मैंने, द वर्ड इज विद इन 45 डेज, तो ये बोलता है तू रिजाइन किया ना, अच्छा बात है, इस Q1 का रिव्यू रिपोर्ट देके जा, क्योंकि दूसरा क्वार्टर खत्म होने को आ जाएगा। अरे 90 डेज, अब मेरा ऑलमोस्ट Q1 खत्म हो चुका है, समझ रहे मेरा, तो उसके विद इन 45 डेज रिजाइन कर रहा है, तो तू रिजाइन करेगा तो नए ऑडिटर को लेके आऊंगा, वो Q1 का रिपोर्ट देने में डिले हो जाएगा ना। I don't want such a delay in case of a listed company. You have to give your LR, limited review report on Q1 and then resign. अब वो बोलता है within 45 days नहीं, after 45 days, मतलब Q1 खत्म हो गया, 45 डेज के बाद में 50 दिन के बाद रिजाइन किया, तो पता है क्या बोलता है, इसका तो एलआर दे ही दे, इसका भी एलआर दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि Q2 खत्म होने को आ गया ऑलमोस्ट, समझ रहे क्या मेरा बात। अरे मतलब पहले केस में बोलते हैं विद इन 45 में Q1 का रिपोर्ट देके जा, 45 डेज के बाद में तो Q1 और Q2 दोनों का रिपोर्ट देके जाना पड़ेगा, उससे भी खतरनाक, तूने Q1 Q2 Q3 तीनों का रिपोर्ट दिया है, तू बस Q4 के टाइम पे रिजाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे भी बोलता है अलाउड ही नहीं है, Q4 का भी एलआर देना पड़ेगा, साथ साथ में साल का एंडिंग का रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं तेरे पास में, उसके बाद में रिजाइन करना है कर, समझा क्या मतलब। तो रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग भी प्रॉपर गाइड है, तो इसीलिए डिस्क्लेमर बहुत रेलेवेंट अब हो गया है, पहले डिस्क्लेमर के बारे में बात ही नहीं होता था, अब क्यों डिस्क्लेमर में बात होता है, क्योंकि गाइडलाइंस बोलती है तू रिजाइन कर ही मत, रिजाइन करने के बजाय डिस्क्लेमर दे, मतलब ये बोल देना दैट यू डोंट वांट टू गिव एन ओपिनियन, इट इज एज गुड एज रेजिग्नेशन, बट एटलीस्ट वो लॉ में ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी कि रिपोर्ट ही नहीं आएगा, कम से कम मेरे यूजर्स तक ऑडिट रिपोर्ट तो आना चाहिए, वरना सबसे अनफॉर्चुनेट क्या होगा, कंपनी में डिस्क्लेमर देना है, डिस्क्लेमर नहीं देता हूं, रिजाइन कर देता हूं, इससे क्या होगा, और रीजन बोलता हूं कोई भी फालतू का रीजन, तो मेरे इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलेगा ना कि कंपनी में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, और अगर उसको लग भी रहा है तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम वो गेस करते रहेगा, इसके बजाय डिस्क्लेमर दे, रीजन फॉर डिस्क्लेमर दे, एक्सप्लेन कर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि मेरा इन्वेस्टर भी एक रैशनल डिसीजन ले पाए, ये सोच करके ऐसे रेजिग्नेशन एंड विड्रॉल के रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस बनाए हैं आईसीआई ने एंड सेबी ने, सेबी ने ऑब्वियसली लिस्टेड एंटिटीज के लिए बनाया है, आईसीआई ने फॉर ऑल एंटिटीज बनाया, थोड़ा बात समझ में आया है क्या आपको, मतलब डिस्क्लेमर का रेलेवेंस और बढ़ गया है, आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं, अभी के लिए काम कीजिए, अंडर डिस्क्लेमर राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, under disclaimer write down point number 2, the auditor shall disclaim an opinion in extremely rare circumstances, shall disclaim an opinion
in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties, involving multiple uncertainties, comma, the auditor concludes, the auditor concludes that notwithstanding, the auditor concludes that notwithstanding the sufficient and appropriate audit evidence, notwithstanding the sufficient and appropriate audit evidence obtained regarding each of the individual uncertainties, obtained regarding each of the individual uncertainties, it is not possible, each of the individual uncertainties, it is not possible to form an opinion, it is not possible to form an opinion due to, it is not possible to form an opinion due to potential interaction, due to potential interaction of these uncertainties, potential interaction of these uncertainties and their possible cumulative effect, and their possible cumulative effect on financial statement, cumulative effect on financial statement. एक बार पढ़ो जरा आपने क्या लिखा है. मतलब individually I'm able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, but still I cannot form an opinion on entire financial statement because इतनी uncertainties involved है, उनका कितना potential interaction होके क्या possible effect आएगा ये determine करना मुश्किल है. एक सिर्फ example देखिए, DHFL वाला आपको मैंने बोला था तब भी. Can you see disclaimer of opinion? Important चीज notice करना, we were engaged to audit. सबसे पहली चीज तो याद है क्या, नॉर्मली हमारे ओपिनियन में लिखा होता है we have audited, वो लैंग्वेज बदल गया. यहां पर क्लियरली वर्ड क्या आएगा, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, हमें अपॉइंट किया गया था ऑडिट करने के लिए. मतलब कहना इसे क्लियरली बोल रहे हैं हमने ऑडिट एक्चुअली में किया ही नहीं है कंप्लीट, हालांकि कंप्लीट किया है बट इनडायरेक्टली वो बोलने का ट्राई कर रहा है कि हमने क्लीन ओपिनियन नहीं दिया है. मॉडिफाइड में भी कौन सा ओपिनियन दिया, एक्सट्रीम. देखो, we do not express an opinion on the financial statements. Why sir? Because of the significance of matters. मतलब वो matters क्या है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कौन से पैराग्राफ में, basis for disclaimer of opinion. एक लाइन देखना, we have not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidences to provide a basis for audit opinion. मतलब सर इंडिविजुअली हो सकता है ठीक लगे बट ओवरऑल लेवल पे हमें लगता है हम ओपिनियन नहीं दे सकते. एंड देखिए रीजन अगर आप देखेंगे, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, इसके अंदर जो प्रीवियस ऑडिटर छोड़ करके गया वो भी क्यों छोड़ के गया, उसके रीजंस भी हम खुद क्वांटिफाई नहीं कर पाए. मतलब यहां से लेकर के इतने हर अलग अलग एरियाज पे, ऑब्वियसली वो तो बैंक्रप्सी के लिए भी जा चुका है, मतलब तो एंटिटी के अंदर अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है. अमाउंट देख नहीं क्या छोटे छोटे, you're understanding my point. छोटे छोटे ऑप्शन है बस, मतलब इतने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. मतलब मेरे हिसाब से ऑडिटर ने सिर्फ डिस्क्लेमर लिखने के लिए पैसा लिया होगा.
अकॉर्डिंग टू मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, कि बेसिस फॉर डिस्क्लेमर लिखने के ही मेरे को पैसा चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इन एंटिटीज के लिए ऑडिट रिपोर्ट तो फॉर्मेलिटी हो गया, बिकॉज प्रॉब्लम तो है डिस्क्लेमर ही आने वाला है. अरे ऑब्वियसली वंस अ डिस्क्लेमर स्टार्ट्स इट विल रिमेन अ डिस्क्लेमर अनलेस देयर इज अ टर्न अराउंड. ऑब्वियसली ना यार, जब तक टर्न अराउंड नहीं होगा, मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा, बिजनेस ऑपरेशंस वापस रिन्यू नहीं होंगे, तब तक सिचुएशन बदलने वाला नहीं है. ऑडिटर पे कभी भी, मतलब इन ऑडिटर को कभी भी कंफर्ट आने वाला ही नहीं होगा. यहाँ पर हम कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकते हैं क्या? कैसे रिलाई करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. ये एक्सट्रीम केस है, कुछ आप कर नहीं सकते हो. तो इसीलिए डिस्क्लेमर पहले बहुत रेयर था, अब काफी कॉमन हो चुका है. थोड़ा बात समझ में आया है क्या? पक्का? आई थिंक हमने काफी टाइम स्पेंड किया है. 2 मिनट के लिए शांति से सोचो, जस्ट इन योर माइंड. मॉडिफिकेशन 3, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर. कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा ये डिसाइड करेंगे 2 फैक्टर पे. नंबर 1, मॉडिफिकेशन ही क्यों आ रहा है? गलती मिली है या गलती नहीं मिली है? तो गलती मिली है तो शायद क्वालिफाइड आएगा या एडवर्स आएगा. डिपेंड किस पे करता है, गलती सिर्फ मटेरियल है या मटेरियल के साथ साथ परवेजिव भी है. दूसरे केस में सर गलती नहीं मिली है, पर मुझे लगता है जो पॉसिबल इफेक्ट है वो क्या होगा? मटेरियल होगा. अब सर परवेजिव भी होगा तो डिस्क्लेमर पे जाओगे, सिर्फ मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड दे दोगे. अब सर वर्डिंग्स कैसे बदलेंगे, हाउ माय ओपिनियन लैंग्वेज विल चेंज, वो डिस्कस करते हैं. एमसीक्यू के लिए अच्छा एरिया है, गुड एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन कम. लेट्स टॉक अबाउट द वर्डिंग्स. चैप्टर 7, मीनिंग तीनों का क्लियर हो गया. क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव क्लियर हो गया, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया है. 705 इज अ ट्रिकी स्टैंडर्ड, दैट इज व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम. आइडियली इसके अंदर भी आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि 705 जब आगे आएगा रेफरेंस आपको समझ में आ पाए. अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव इतना है. आइए एक दो चीज और डिस्कस करते हैं. पहले पढ़ते हैं वर्डिंग्स. हाउ माय लैंग्वेज विल चेंज. वर्डिंग्स ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन. सुनना मेरा बात. अज्यूम करो हम बात करते हैं, याद है कि 2 फ्रेमवर्क है, एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क. एक काम करो, नोटबुक में जाओ 2 पेज पीछे, फटाफट रिवाइज करो. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम क्या बोलते थे? लुक एट द लैंग्वेज अंडर फेयर प्रेजेंटेशन. पॉइंट नंबर सी देखो क्या लिखा है आपने, ऐसा लिखा होगा ना, ये ऑडिटर शुड यूज द फॉलोइंग लैंग्वेज. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ऐसा लैंग्वेज आता था कि नहीं आता था? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या लैंग्वेज आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. क्या लैंग्वेज आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. एक है फेयर प्रेजेंटेशन, दूसरा है कंप्लायंस. लैंग्वेज याद आया? अब सोचो, सेम फ्रेमवर्क ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन में भी आएगा. देखो ये मेरा ओपिनियन का लैंग्वेज है. अब ओपिनियन तो मेरा मॉडिफाइड भी हो सकता है, अनमॉडिफाइड भी हो सकता है. तो लेट्स टॉक अबाउट फेयर प्रेजेंटेशन. एक एग्जांपल लेते हैं फेयर प्रेजेंटेशन का. सुनना, क्लीन ओपिनियन है, फेयर प्रेजेंटेशन है. क्या बोलूंगा? इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and explanation given to us. सुना ना लाइन, the financial statement gives a true and fair view. क्वालिफाइड देना होगा तो क्या बोलूंगा? except for the effects of certain matters everything is true and fair. मतलब क्लीन में बोलते हैं ट्रू एंड फेयर, क्वालिफाइड में बोलते हैं ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट. एक वर्ड आता है एक्सेप्ट. देखो क्या हुआ, ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए. एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ matters described in basis for qualified opinion section everything else should be true and fair. मतलब बाकी लैंग्वेज सेम रहेगा, सिर्फ क्या स्टेटमेंट आना चाहिए? एक्सेप्ट. कि मतलब भाई कुछ मैटर्स हैं जो हमने डिस्क्राइब किए. कहां डिस्क्राइब किए हैं? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. लेट मी शो यू द एग्जांपल. देखो क्वालिफाइड ओपिनियन, लुक एट द लैंग्वेज. In our opinion and to the best of our information and explanation given to us, can you see a word? Except for the effects of matter described. Where will you describe this? Basis for qualified opinion section. Other than this, can I say financial statement gives a true and fair view? क्या आपको लैंग्वेज समझ में आया? क्वालिफाइड में सिर्फ क्या स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर. अब सुनो, या तो ये आएगा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, या आएगा एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स. गलती मिल जाएगी तो बोलेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स. गलती मुझे लगता है हो सकती है, तो लैंग्वेज को कैसे बदलेगा? लुक एट दिस अनदर एग्जांपल. qualified opinion, look at the language. In our opinion, to the best of our information and explanation given to you, except for the पॉसिबल इफेक्ट्स. मतलब सिर्फ एक वर्ड है इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट. क्या लैंग्वेज समझ में आया क्या? नोटबुक में जाओ, लिखो. सिर्फ क्रक्स लिखेंगे, यहाँ पूरा फालतू का रिपीटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ रेलेवेंट सेंटेंस जो आपको पता होना चाहिए. देखिए अगला पॉइंट 705 में पॉइंट नंबर 5.
wordings in case of modified opinion. Wordings in case of modified opinion. Number A, qualified opinion, डैश करके लिखो, except for the effect or possible effect, except for the effect or possible effect of the matter, except for the effect or possible effect of the matter described in the basis for qualified opinion section, described in the basis for qualified opinion section, dot dot dot, financial statement gives a true and fair view, dot dot dot, financial statement gives a true and fair view, financial statement gives a true and fair view, or financial statements are prepared, or financial statements are prepared as per applicable FRF, or financial statements are prepared as per applicable FRF. सिंपल है, फेयर प्रेजेंटेशन होगा तो ट्रू एंड फेयर बोलोगे, उसके आगे लाइन क्या आएगा, एक्सेप्ट, बस गलती मिलेगी तो इफेक्ट आएगा, गलती नहीं मिलेगी तो पॉसिबल इफेक्ट आएगा, इतना लैंग्वेज बदलना चाहिए। ऐसी चीजें एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ये सेंटेंसेस आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस कब सही रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? एडवर्स पे जाए, अभी एडवर्स पे सीधा सीधा बात है, क्लियरली बोलेगा वी डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। वही फ्रेमवर्क है ना, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस। फेयर में बोलना है ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, तो बोलेंगे ट्रू एंड फेयर नहीं है। और कंप्लायंस में बोलना है आर दे प्रिपेयर्ड, तुम बोल रहे दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल। ऐसा नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल। समझा ना? ऐसा गलती नहीं करने का, ऐसे ऐसा यूजलेस क्वेश्चन पूछ लेगा पक्का एमसीक्यू में, तो आप आर प्रिपेयर्ड याद करके गया, पता चला गलती हो गया। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। लेट्स लुक एट द वर्डिंग्स, चेक करते हैं। आ जाओ एडवर्स के अंदर, वर्डिंग्स ऑफ एडवर्स देखो। When the auditor expresses an adverse opinion, he shall state in his audit report कि भाई कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स की वजह से जो कहां पर रहेंगे, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, या बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। या सर अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब बॉटम लाइन क्लियरली बोलेंगे देयर इज नो ट्रू एंड फेयर व्यू एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब इसमें एक्सेप्ट फॉर वन और टू मैटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मैं बोलता हूं ट्रू एंड फेयर नहीं है, एंड पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेरे हिसाब से एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है। राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, एडवर्स ओपिनियन, डैश करके लिखो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। The financial statements do not give a true and fair view, or they have not been prepared. They have not been prepared in accordance with applicable FRF. They have not been prepared in accordance with applicable FRF. लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस आ रहा है? कैसा भी क्वेश्चन पूछे, एक बार अगर तुमने ढंग से समझ लिया, जितना रिक्वायर्ड है लिख लिया, अगली बार सिर्फ मस्त रीड करने का, आई एम श्योर यू कैन नॉट गो रॉन्ग, डोंट वरी। देखो फाइनल में तो डर है ही नहीं कि 705 में 20 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे पास सारे स्टैंडर्ड्स मिला के, ऐसे नहीं, सारे स्टैंडर्ड्स मिला के 50 मार्क का वेटेज है।
मतलब मेरे को हर स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा ये गारंटी नहीं है। अगर आ भी गया तो इट्स गोइंग टू बी वन क्वेश्चन, और वो जानबूझ के बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सोच समझ के क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग रहा, इट्स गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, डोंट वरी अबाउट इट। इधर पूरा स्टैंडर्ड याद करके जाने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, पूरा स्टैंडर्ड समझ के जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन किधर से भी पिक हो सकता है। सो इफ आई नो स्टैंडर्ड रियली वेल, आई एम विल बी एबल टू राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिधर मुझे मालूम है कि यार वो प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कल बताया था स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर के 5 पॉइंट क्या है, वैसे क्वेश्चंस कुछ स्टैंडर्ड में रहेंगे जहां पर आपको पॉइंट याद करके जाने पड़ेंगे। वो मैं आइडेंटिफाई करके लिखवा के दे दूंगा, समझा दूंगा, एक आध बार तो आपको याद करना पड़ेगा लास्ट डे के लिए, पर ऐसे क्वेश्चन गिने चुने हैं फाइनल में, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड्स। इन अदर चैप्टर्स देयर विल बी सच क्वेश्चंस, वी विल फाइंड आउट हाउ टू डील विद दैट, डोंट वरी। अभी के लिए इतना समझ में आया। अब आते हैं डिस्क्लेमर पे। अगर एक्चुअली क्वेश्चन आया तो डिस्क्लेमर पे आएगा, मैं आपको पक्का बोलता हूं। ये पीछे 2-3 कारण है। एक तो ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा डिस्क्लेमर के केस में लैंग्वेज बदलता है। एक्चुअली में लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। पहली चीज तो याद है क्या, वी हैव ऑडिटेड, वैसा आता ही नहीं है, वर्ड आएगा वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट। मतलब इसमें ओपिनियन हेडिंग में दोनों पैराग्राफ बदल जाते हैं। देखो अभी क्या हो रहा था, ओपिनियन हेडिंग में चेंज किधर आ रहा था, ढंग से देखना, ऑब्जर्व करना, क्वालिफाइड में ओपिनियन हेडिंग में चेंज आ रहा था ओनली इन सेकंड पैराग्राफ, हियर ऊपर वाला था एज इट इज था ना। एडवर्स के अंदर भी क्या था, दिस पैराग्राफ वाज एज इट इज, देयर वाज चेंज ओनली हियर, बराबर है। डिस्क्लेमर में इधर भी चेंज आएगा, इधर भी चेंज आएगा, एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी चेंज आएगा, हर जगह पे चेंज आएगा। इसलिए डिस्क्लेमर इज वन एरिया जहां पे देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दैट इज व्हाई अ गुड 4 मार्क क्वेश्चन कैन एक्चुअली बी इन मेड। इसीलिए उन्होंने अच्छा क्वेश्चन एक बार इंटर में भी पूछा है, फाइनल में 2-3 बार ऑलरेडी पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो डिस्क्लेमर में कैसे ऑब्जर्व करना है, 2 मिनट डिस्क्लेमर निकालते हैं, एक बार रिपोर्ट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है पढ़ लेंगे, डोंट वरी। लुक एट डिस्क्लेमर। सबसे पहला चीज डिस्क्लेमर, फर्स्ट लाइन देखो क्या बोलता है, वी वर एंगेज टू, कहना ये लाइन बदल गया सीधा सीधा, पहली चीज तो है। मतलब यहां पे वी हैव ऑडिटेड के जगह क्या आएगा, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, नंबर 1। नंबर 2, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है, क्लियरली बोल रहे हैं। तीसरा चीज, वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्लियरली सेंटेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इवन जब बेसिस आएगा, एक चीज नोटिस करो, बेसिस में सिर्फ रीजन आएगा, याद है क्या, बेसिस में नीचे रीजन के नीचे जो डिटेल में कंटेंट आता था, वी हैव डन द ऑडिट एज पर एसएस, मेजॉरिटी पार्ट उड़ जाता है, समझ लो। इसमें पूरा का पूरा सिर्फ रीजन ही आएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैं बोलूंगा मैं इंडिपेंडेंट एथिकल होना चाहिए, वो एक सेंटेंस आता है, बट ये बार बार नहीं बोलूंगा वी हैव कंडक्टेड ऑडिट एज, अरे हमने बोला ना वी वर एंगेज्ड, ऑडिट हुआ ही किधर है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में डिटेल पढ़ने के लिए जाने की जरूरत ही क्यों है, आपको समझ में आएगा मेरा बात। इधर सिग्निफिकेंट चेंज है, यहां पर ओपिनियन हेडिंग में पहले तो बोलेंगे वी वर एंगेज टू ऑडिट, फिर बोलेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फिर क्लियरली बोलेंगे वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये 3 चीज समझ में आया क्या, ये क्लियरली स्टैंड आउट करता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर। आइए जरा अब आपका स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है उसके पॉइंट्स आपको दिखाता हूं, आइए। वर्डिंग्स ऑफ डिस्क्लेमर देखो, when auditor disclaims an opinion due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidences, उसने क्या करना चाहिए, देखो नंबर 1 क्या बोलता है, उसने स्टेट करना चाहिए दैट ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब he do not express an opinion। लॉजिकल है पॉइंट नंबर ए। रीड पॉइंट नंबर बी, स्टेट करना बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स, ऑब्वियसली डिस्क्राइब कहां रहेंगे, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, बराबर है कि नहीं है, टू बेस हिज ओपिनियन। फिर देखो पॉइंट नंबर 3, अमेंड द स्टेटमेंट इन द ओपिनियन सेक्शन, जहां पे इंडिकेट करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। इस बार वो पहला लाइन आएगा दैट ऑडिटर वाज engaged to audit, मतलब कहना इसे ओपिनियन में पहला लाइन बदलना चाहिए, वी हैव ऑडिटेड के जगह वी वर engaged to audit। ओपिनियन में इन आवर ओपिनियन नहीं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, देन वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट। तीनों लाइन समझ में आया क्या, पक्का नोटबुक में जाओ, राइट डाउन पॉइंट नंबर सी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अंडर दिस पॉइंट नंबर ए, under opinion section, amend the statement
under opinion section, amend the statement which indicates that financial statements have been audited. Amend the statement which indicates that financial statements have been audited. To मतलब amend करके क्या लिखोगे? To state that auditor was engaged to audit. To state that auditor was engaged to audit. To state that auditor was engaged to audit. मतलब we were engaged आएगा, not we have audited आएगा. बॉटम लाइन इतना समझ सकते हो, बराबर है. पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर should clearly state that he does not express an opinion. Should clearly state that he does not express an opinion on the financial statements. That he does not express an opinion on the financial statement. Clearly बोलना पड़ेगा. We do not express an opinion on financial statements. कुछ round नहीं, except कुछ नहीं. Clearly we do not express an opinion. समझा क्या? Write down point number C. Auditor should also mention, double quotes में लिखो, because of the significance of matters described in basis for disclaimer of opinion. Significance of matters described in basis for disclaimer of opinion section. Auditor was not able to obtain. Auditor was not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Auditor was not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences. देखो, फाइनल में ये भी बोल सकता है, ड्राफ्ट पैराग्राफ डिस्क्लेमर लिख के दिखाओ. इंपॉर्टेंट क्या रहेगा पता है क्या? ये कीवर्ड्स, वी वर एंगेज टू ऑडिट, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बिकॉज ऑफ द दीज सिग्निफिकेंट मैटर्स वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट. ये कीवर्ड्स रहेंगे, ये चीज बराबर आनी चाहिए. बाकी तुम जनरल लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पिक करेगा कि भाई इतना तेरे को पता है क्या कि डिस्क्लेमर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं. इतना बात समझ में आया क्या? मतलब हमने पूरा 705 में 3 मॉडिफिकेशन, कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब आएगा, उसका लैंग्वेज में कैसा बदलाव आएगा, हर चीज को डिटेल में समझने का ट्राई किया है. इज दिस क्लियर टू यू? अब 2-3 छोटी मोटी और चीजें 705 में डिस्कस करते हैं. बाकी मेजर जो डिस्कशन फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो हो गया है. अब एक बढ़िया क्वेश्चन जो फाइनल में एक्चुअली आ सकता है, विड्रॉल के ऊपर है. लुक एट द हेडिंग, क्या बोलता है. Read this, note number 3. When auditor is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences because management has imposed a limitation after the auditor has accepted the engagement. दो सिचुएशन सुनना. या तो एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट करने से पहले तुम फाइनल में समझ सकते हो 210 नहीं पढ़ाया और आईसीआई के हिसाब से 210 तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बोला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. समझ रहे हो मेरा बात? एज पर न्यू सिलेबस 210 इज नॉट देयर. 210 इज एंगेजमेंट टर्म्स. तो वो अज्यूम कर रहे तुमको ये आता है. सुनना, बिफोर अग्रीइंग द एंगेजमेंट टर्म्स, मैनेजमेंट पहले ही आपको एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है. कुछ ऐसा एक क्वेश्चन याद आएगा कि मैनेजमेंट मेरे को एंगेजमेंट टर्म्स अग्री करते वक्त बोलता है तू इन्वेंट्री चेक मत करना, बाकी सब चेक कर लेना. रिसीवेबल चेक मत करना, बाकी सब चेक कर लेना. वो तेरे को मैं चेक करके रिपोर्ट बना के दूंगा. याद है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना मेरे से ऑब्टेन करने. यार बराबर है कि नहीं है? वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? मैनेजमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने से पहले.
अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने के पहले लगा रहा है तो तूने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? तो तूने एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करना, पढ़ाऊंगा मैं तेरे समथिंग कॉल्ड प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। कुछ कंडीशंस जो प्रेजेंट होनी चाहिए उसके पहले मैंने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं, याद आएगा ऐसा कुछ? मतलब सर अगर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के पहले रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अभी सिचुएशन ये नहीं है। अब सिचुएशन क्या है? एंगेजमेंट एक्सेप्ट हो गया है, प्लानिंग हो गया है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अब मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मतलब ये उसने एंगेजमेंट के एक्सेप्टेंस के दौरान रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, दे इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मतलब जब तू ऑडिट कर रहा है तब तेरे को मना कर रहे होंगे, इन्वेंटरी को डिटेल में चेक मत कर, पेएबल मत चेक कर, व्हाटएवर इट इज। आर दे इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन नाउ? यस। कैन आई से बॉटम लाइन, जब भी आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑडिटर के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो ऑडिटर किधर जाता है? डिस्क्लेमर की तरफ जाता है। आपने देखो अभी जस्ट पहले लिखा है टेबल के अंदर, डिस्क्लेमर के नीचे देखो प्रैक्टिस में क्या लिखा है? when there is a restriction on scope of audit, generally situation अगर ऐसी बनाई जाए जहां बोला जाए आपके ऑडिट के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब बॉटम लाइन तेरे को ऑडिट करने ही नहीं देंगे। ऑडिट नहीं करने देंगे मतलब क्या नहीं होगा? यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब अल्टीमेटली जाना किधर पड़ेगा? डिस्क्लेमर ही जाना पड़ेगा ना। द ओनली सब्जेक्टिव पॉइंट इज परवेसिव है कि नहीं है, वो जजमेंट पे डिपेंडेंट, बट अल्टीमेटली डिस्क्लेमर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हाँ, तो सर ये हेडिंग देखो ढंग से, अगर ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैनेजमेंट ने इंपोज किया है एक रिस्ट्रिक्शन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द, ये आफ्टर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिफोर होता तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, आफ्टर है तो डिस्क्लेमर ही ऑप्शन है। अब देखो पूरी कहानी फालतू की, ऐसा हुआ है, पहले मैनेजमेंट को पूछने का क्यों, व्हाई आर यू इंपोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन, लेट्स कंटिन्यू विद द ओरिजिनल टर्म्स, ऐसा बोलने का ट्राई करोगे, बराबर है कि नहीं है? वो कंटिन्यू करता है, बढ़िया बात है, आपको एविडेंस मिलता है, आप कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैनेजमेंट अभी भी तेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं दे रहा है, अभी भी रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू कर रहा है, तो तू वही सोचेगा कि भाई इस बार इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या गलती जो आ सकती है फ्यूचर में, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, क्या वो मटेरियल होगा? हाँ। क्या वो परवेसिव होगा? नहीं, तो गो टू क्वालिफाइड। अगर वो मटेरियल होगा एज वेल एज परवेसिव होगा, गो टूवर्ड्स डिस्क्लेमर। और कैन आई ऑल्सो कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट? बट विड्रॉल के लिए वो आयशा की गाइड आ जाएगा कि अगर तू ऑलमोस्ट ऑडिट खत्म कर चुका है तो विड्रॉ मत कर, डिस्क्लेमर दे के जा। समझ में आया क्या मेरा बात? मतलब बॉटम लाइन एकदम टाइम पास सा प्रोसेस है। 2 मिनट आइए, पढ़िए फटाफट से, एक बार पढ़िए, आपको आराम से समझ में आएगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 7.27 नोट नंबर 3, रीड पॉइंट नंबर 1 to 3, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसकी वजह से या तो क्वालिफाइड आएगा या डिस्क्लेमर आएगा। तो ऑडिटर ने पहले रिक्वेस्ट करना चाहिए प्लीज लिमिटेशन को रिमूव कर दीजिए, मान जाएगा तो आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, बट ऑब्वियसली नहीं मानेगा। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव द लिमिटेशन, हम पहले कम्युनिकेट करेंगे, याद रखिए टीसीडब्ल्यूजी को, अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट आर सेम, तो कुछ कम्युनिकेट करने को बचेगा नहीं ऑब्वियसली, बराबर है। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो उसने क्या करना चाहिए? ए एंड बी। अगर उसे लगता है पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटीरियल बट नॉट, तो क्वालिफाइड दे दे। इफ ही कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट कुड बी बोथ मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, तो सर क्वालिफिकेशन देना इनएडिक्वेट होगा, मतलब डिस्क्लेमर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 है तेरे पास में, या तो विड्रॉ कर वेर एवर प्रैक्टिकली पॉसिबल, बराबर है कि नहीं है? अदरवाइज तुम्हें क्या करना चाहिए? इफ विड्रॉल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल देन ऑडिटर शुड डिस्क्लेम एन ओपिनियन। सिंपल सा सिचुएशन है, मतलब तेरे को कुछ नहीं मैनेजमेंट से समझना है, रिक्वेस्ट करना है हटाने के लिए, नहीं मानता है तो सिंपल चीज है टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर एंड उसके बाद 705 को अप्लाई कर, इधर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के पहले विड्रॉल भी सोच सकता है, विड्रॉल अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर देके चले जाना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, नोटबुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 6। 705 में कितना पॉइंट डिस्कस हो गया? 5 ही हुआ ना अभी तक, वर्डिंग्स हो गया, राइट? नंबर 6, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी, consequences of inability to obtain
consequences of inability to obtain sufficient and appropriate audit evidences due to management imposed limitation after acceptance of engagement. Due to management imposed limitation after acceptance of engagement. आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट. अगर ये बिफोर एक्सेप्टेंस होता तो ध्यान रखना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए. बस वही एक ट्रिक है. आफ्टर या बिफोर वो जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में अगर आएगा तो 100% बिफोर आएगा, पक्का बोलता हूं. 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो पक्का आफ्टर आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में लिखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, इसीलिए वो 1 मार्क के लिए पूछेगा उस सिचुएशन को. छोटी छोटी चीजें यार, अगर इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपने टाइम डिवोट किया, हर स्टैंडर्ड को एकदम डिटेल में एक बार पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते वक्त हार्डली कुछ मिनट लगने वाले हैं. एंड इफ यू डू अ रिविजन 2 or 3 टाइम्स बिफोर द एग्जाम लास्ट डे, यू शुड डिवोट मोर टाइम टू अदर चैप्टर्स ओनली. स्टैंडर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग एक बार हो गया ना आदमी को, रोज रोज पढ़ने का जरूरत नहीं होता है इसको. लाइक अब एक बात बताओ, परवेजिव वर्ड समझ गया तो समझ गया ना यार, कोई डेफिनेशन बदलने वाला थोड़ी है उसके अंदर, कुछ भी नया नहीं आने वाला है. वंस यू अंडरस्टैंड इट्स डन. That's how it should be. Do you understand 705? ये हमारा नोट नंबर 3 भी हो गया. तो नोट नंबर 1 था डेफिनेशन ऑफ परवेसिव, नोट नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, थर्ड वाला अगर मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता है आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट तो क्या करना चाहिए. बहुत जगह पे आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में ऐसे सिंपल चार्ट्स दिए. इस बार आईसीआई बहुत एक्साइटेड हो गया, समझ रहे हो मेरा बात. तो कलरफुल चार्ट्स दिए तो मैंने भी एज इट इज उठा लिए. जहां जहां मुझे कलर पसंद है थोड़े कलर चेंज कर दिए, उसके अलावा और कुछ ज्यादा है नहीं. समझ रहे हो मेरा बात. अल्टीमेटली वही कहानी है. तो अगर तू 4 लाइन पढ़ेगा वो भी आंसर सेम आने वाला है, ऐसे पढ़ेगा तब भी आंसर सेम आने वाला है. जो तेरे को पसंद है पढ़ ले. इज दिस क्लियर टू यू? अब आ जाओ एक लाइन देखो. इफ द ऑडिटर डिसाइड्स टू विड्रॉ, यहां पर एमसीक्यू में जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है. मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, वही रिपीटेड ढंग से देखना. देखो, When auditor decides to withdraw, obviously सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए? I should communicate to TCWG. Let me tell you the reality. Actually में हमने किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए. पहले 2 मिनट डिस्कशन करते हैं, फिर आपको बता दूंगा. लिस्टेड कंपनी, सबसे पहले मैं डायरेक्टली ऑडिट कमेटी के पास जाता हूँ. TCWG मतलब ऑडिट कमेटी, उसका जो चेयरमैन है उसको डायरेक्टली मेरा एक कम्युनिकेशन जाता है दैट इन रीजंस की वजह से वी आर कंसिडरिंग विड्रॉल और रेजिग्नेशन. ऑब्वियसली जब हम हमारे रीजंस देते हैं वो भी हमें रिस्पॉन्ड करते हैं इन रिटन फॉर्मेट कि हमें क्यों लगता है आपने रिजाइन नहीं करना चाहिए. दे विल ट्राई टू डिफेंड आइडियल सर्कमस्टेंसेस के अंदर. इफ दे आर वेरी एक्साइटेड देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आइडियली उन्होंने रिस्पॉन्ड पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए. व्हाई यू शुड नॉट बी लीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन. आप कम्युनिकेशन ऑडिट कमेटी से शुरू करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं. वो रिस्पॉन्स के बाद में भी अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे को लगता है आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आपने सुना होगा आपको रिजाइन करना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, कंपनी को, ब्ला ब्ला ब्ला. और अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो सीएजी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज. एडीटी फॉर्म नंबर 3 है शायद मेरे हिसाब से, जो भी रहेगा फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है. समझा के मतलब बॉटम लाइन मेरे को ये करना पड़ेगा. अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं ये रिजाइन कर रहा हूं जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव टू गिव अ रीजन बिकॉज रिसेंटली आईसीआई को रियलाइज होगा कि रेजिग्नेशन अब बहुत वोकल होना शुरू हो गया. एंड जब रेजिग्नेशन हो रहा है, नॉट गिविंग अ रीजन इज अ प्रॉब्लम फॉर द न्यू ऑडिटर. बिकॉज नए ऑडिटर को कैसे समझेगा पुराना ऑडिटर ने क्यों छोड़ के गया. वो उससे एनओसी मांगने के लिए जाएगा, वो बोलेगा ठीक है नो ऑब्जेक्शन, बट उसने रीजन तो देना चाहिए ना कुछ कि फॉर एग्जांपल तेरे को पैसा नहीं मिला है क्या, नंबर 1, या मैनेजमेंट में डेडलॉक है क्या, नंबर 2, नंबर 3 तुझे इंटिमिडेट किया गया है क्या, या तेरे काम को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इंपोज मतलब यू नो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड योर स्कोप. मतलब एग्जैक्टली रीजंस क्या है ये लिखने की वजह से ही नए ऑडिटर को समझेगा. एंड पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में गाइडलाइंस भी है कि जब आप एज अ नया ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, वो याद है एनओसी क्लॉज, एक क्लॉज है कि भाई मैं जब नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूं मुझे प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेना पड़ता है. और पता है उसमें गाइडेंस दिया है, अगर एनओसी लिया उसने बोल दिया फीस पेंडिंग तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं. पहले मेरे को फीस का सेटलमेंट करवाना पड़ेगा, फिर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसे रिस्ट्रिक्शंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में क्लियर है, क्लियर. तो उन्होंने क्या बोला, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन द रीजन. एंड लिस्टेड कंपनी अगर है तो सेबी चाहता है तुम्हारे रेजिग्नेशन की वजह से हमारा रिपोर्टिंग टाइमलाइन खराब नहीं होना चाहिए. इसीलिए बोला अगर तू रिजाइन करता है
क्वार्टर के एंड के विद इन 45 डेज, मतलब एंड होने के बाद विद इन 45 डेज के अंदर तो उस क्वार्टर का रिपोर्ट देके जा, आफ्टर 45 डेज तो उस क्वार्टर के साथ साथ अगले क्वार्टर का रिपोर्ट देके जा, और तीनों क्वार्टर का रिपोर्ट तूने दिया है तो भाई नए ऑडिटर को लाके फायदा नहीं है, अननेसेसरली टाइम वेस्ट होने वाला है। लॉजिकल बात है, तूने 3 क्वार्टर सेंड कर लिया तो 4th क्वार्टर भी खत्म हो जाना चाहिए, तूने आखिरी क्वार्टर का रिपोर्ट देना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए और फिर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल गाइडलाइंस है, वही लिख के दिए। देखो सेबी का एलओडीआर क्या बोलता है, इफ द ऑडिटर प्रपोजेस टू रिजाइन विद इन 45 days from the end of any of the quarter under the appointment, then auditor shall before such resignation issue the audit/LR। देखो सेबी बोलता है क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू करवाओ, क्या करवाओ, रिव्यू। बट कुछ कंपनीज बोलती है नहीं रिव्यू नहीं, हमें ऑडिट करवाने का है, वो कंपनी का वॉलंटरी डिसीजन होता है, वो ऑडिट भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रिव्यू कराना पड़ेगा। हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रिव्यू एंड ऑडिट, वी विल अंडरस्टैंड दैट जब हम थोड़ा सा एसआरईज में जाएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। डू यू नो द डिफरेंस बाय एनी चांस? रिव्यू एंड ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है? लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, बराबर है, वर्ड तो सही है, ओपिनियन नहीं देते हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्क डू वी परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स इन रिव्यू? हम एलआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। हालांकि कोई पार्टनर कंफर्टेबल नहीं होता है, हर पार्टनर क्या बोलता है, मैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगा लिया, इंक्वायरी कर लिया, नीचे आर्टिकल बोल तू चेकिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि साल के एंड में तो वैसे भी चेक करना ही है, तो थोड़ा बहुत चेकिंग करते जाए, डॉक्यूमेंट करते जाए, मैं उसको देखते जाएगा, समझ रहे हैं? आज नहीं, 2008 से सेम कहानी है, कोई पार्टनर जिंदगी में एलआर पे कंफर्टेबल होता ही नहीं है। 4 दिन के अंदर तुम एलआर नहीं कर सकते हो, बट एक्सपेक्टेशन है 4 दिन में खत्म करने का है, मतलब 4 to 7 days डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी, बट द ड्यूरेशन इज वेरी लेस कंपेरेटिवली एंड आई कैन जस्ट लुक एट द नंबर्स, आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड द वेरिएंस इन नंबर्स। प्रैक्टिकली क्वार्टरली नंबर्स को चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बिकॉज 3 महीने का एग्जीक्यूशन हो चुका है पूरा का पूरा। इसीलिए बड़ी कंपनीज, इवन इन्फोसिस, टीसीएस, समटाइम्स दे से हमको रिव्यू नहीं ऑडिट करवाने का है, क्लियरली हमें अश्योरेंस ही चाहिए क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर भी। तो उस केस में अगर ऑडिटर को लगता है पहले से ही प्लान्ड स्कोप अच्छा है तो वो ऑडिट भी कर पाता है उस क्वार्टर का। नंबर ऑफ डेज स्पेंट आर मोर, पर उन कंपनीज में कंपेरेटिवली अगर आप मुझे पूछेंगे रिस्क बहुत कम होता है। एक आईटी कंपनी के पास खुद के आईटी कंट्रोल अच्छे होने चाहिए, असम्पशन नंबर 1। नंबर 2, सर्विस इंडस्ट्री में है, समझ रहे हो, कैपेक्स वगैरह लिमिटेड रहता है। सर्विस इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पेमेंट्स आता है पूरा का पूरा। सो इफ आई हैव अ गुड कंफर्ट ओवर द सर्विस अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, चेकिंग द रेवेन्यू इज आल्सो नॉट दैट डेंजरस। एक्सपेंसेस में मेजर मेरा सैलरी वाला कंपोनेंट रहता है एंड ऑपरेशंस वाला पार्ट रहता है, मतलब वहां पर कंपेरेटिवली ऑडिट एंगेजमेंट्स भी ईजियर होते हैं। इसीलिए ना इन्फोसिस, टीसीएस का ऑडिट आप देखेंगे अप्रैल के 15-20 तारीख को तो रिपोर्ट साइन हो जाता है, क्योंकि उनको पता है मैं Q1, Q2, Q3 ऑडिट ही कर चुका ऑलरेडी, Q4 का ऑडिट मतलब 3 महीने का ऑडिट करने का सिर्फ आइडियली, तो इट इज कंपेरेटिवली इजियर। बट इट इज नॉट इन केस ऑफ ऑल एंगेजमेंट्स, हर केस में ऐसा नहीं कर सकते, हर एंगेजमेंट अपना अलग हो सकता है। अभी के लिए रेफरेंस के लिए, अगर आप विद इन 45 डेज रिजाइन करते हो तो उस Q1 के ऊपर एंड अगले वाले पे अगर आप आफ्टर 45 डेज, तो मतलब सिंपल चीज है, Q1 खत्म हुआ, विद इन 45 डेज रिजाइन किया तो Q1 पे रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आफ्टर 45 डेज रिजाइन किया तो Q1 पे भी रिपोर्ट देना पड़ेगा एंड Q2 पे भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। देखो, इफ यू रिजाइन आफ्टर 45 days from the end of the any respective quarter, before such resignation you should issue your report for such quarter as well as the next quarter compulsorily। और सर थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ द LR report has been issued for all 3 quarters, तो ऑडिटर ने आखिरी वाला जो क्वार्टर है उस पर भी रिपोर्ट देना चाहिए एंड पूरे साल का जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगा उस पर भी रिपोर्ट देना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? प्लस प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन, लॉजिकल रीजन नहीं है, आपको लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा। फीस नहीं मिला है, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट है, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप है, एग्जैक्ट रीजन मेंशन करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ऑडिटर को जब अपॉइंट करें उसके लिए भी रैशनली पॉसिबल हो कि मैंने ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग 705 का। देखो, एग्जाम क्वेश्चंस परवेजिव वर्ड के अराउंड, वर्डिंग्स के अराउंड अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर MCQ 45 डेज वाला ऐसा जो क्राइटेरिया है उसके अराउंड आ सकता है आइडियली, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन बना करके पूछने का ट्राई करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, सर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो आपने क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में पूरा आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आई कैन कंसिडर विड्रॉल और डिस्क्लेमर इन दी एंड।
इस तरीके का क्वेश्चंस का प्रिपरेशन आपको होना चाहिए। मैंने लास्ट में ना एक टेबल भी बना के दी है, एक समरी, मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब क्योंकि अभी क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, तीन तीन चीजें, सिर्फ एक मिनट के लिए देख लिए समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल समरी, यू विल अंडरस्टैंड। सर देखो, क्वालिफाइड ओपिनियन में मेरा लैंग्वेज क्या आता है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट, बराबर है। मतलब ये बोल रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन में तेरा लैंग्वेज क्या आएगा वो बता रहा है। एडवर्स में तेरा लैंग्वेज क्या आएगा, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर और दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, दे डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, लैंग्वेज आ रहा है ना, वही बोल रहा है। डिस्क्लेमर में क्या आएगा, दैट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कैन आई से एग्जैक्ट लैंग्वेज पिक किया, एक्सट्रैक्ट उठा के डाल दिया कि मॉडिफाइड ओपिनियन जब आएगा किस केस में क्या लैंग्वेज आने वाला है, समझा क्या। फिर देखो, जो हमारा ओपिनियन पैराग्राफ का फर्स्ट हेडिंग होता है उसमें हम बोलेंगे वी हैव ऑडिटेड, और यहां बोलेंगे वी वर एंगेज टू ऑडिट। मतलब एक सिंपल समरी दिया है, जब लास्ट डे अगर आप ये भी देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिपोर्ट के अंदर तीन सिचुएशन में मेजर चेंजेस कहां कहां पर हैं और क्या क्या चेंजेस हैं। देखो, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, इधर लैंग्वेज क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड, इधर बन जाएगा बेसिस फॉर एडवर्स, इधर बन जाएगा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। जब हम बेसिस पैराग्राफ लिखेंगे तो याद है कि हम बोलते हैं वी हैव ऑब्टेन्ड, एक चीज नोटिस करो, नोटबुक में जाओ, गो टू बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, गो टू बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, उसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, चाहे क्वालिफाइड दिया है, क्लीन दिया है, फॉलोइंग चीजें आनी चाहिए। उसमें लास्ट पॉइंट पढ़ो, बेसिस फॉर ओपिनियन, पॉइंट नंबर 1, रीड द लास्ट पॉइंट, वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बराबर है कि नहीं है। सुनना एक चीज शांति से, देखो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है इस बार, ये स्टैंडर्ड पैराग्राफ है जो आता ही है, एक लाइन देखना यहां पे हमेशा आता है ये, we believe that we have obtained sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for our qualified opinion। adverse होगा तो आएगा for our adverse opinion, समझा क्या मेरा बात। डिस्क्लेमर में ये सेंटेंस ही नहीं आएगा, अरे ऑब्वियसली समझा क्या मेरा बात, क्योंकि हमारा ओपिनियन ही नहीं है, समझा, और हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब जो लैंग्वेज कैसे बदलता है आपको पता होना चाहिए, बस वो एक डिफरेंस है जो इन जनरल ऑब्जर्व करके आई शुड बी अवेयर। अब क्या है, ये सेंटेंस किधर आता है, बेसिस पैराग्राफ में आता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सेंटेंस तो लिख देगा, तेरे को सेंटेंस स्ट्राइक भी होगा, वो प्रॉब्लम क्या पूछेगा, आएगा किधर। तो यू शुड नो दैट बेसिस के अंदर 4 चीजें आती है, उसमें आखिरी सेंटेंस होता ही है अबाउट ऑडिट एविडेंस। अरे समझा क्या, थोड़ा सा आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं, आइडियली 4 मार्क क्वेश्चन सब लिखवा दिए आपको, दैट इज वेयर आई एम नॉट ट्रबल्ड एट ऑल, वहां कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू। एक मेजर डिस्कशन ऑन 705 यहां खत्म होता है अभी के लिए, कल हम 706 कंटिन्यू करेंगे। अभी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर आल्सो डूइंग फाइन, थैंक यू। Mouse, 1 second, thank you online students।